केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, वो हम लोग जो है वो आप लोगों के साथ सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत बढ़िया वीडियो है ये जो हम लोग पूरा का पूरा सीरीज आप लोगों के लिए जो है वो लेके आ रहे हैं। बड़ा जी पेन कॉपी निकाल लीजिए, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करने वाले हैं। पहले मैं इसको हटा के आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, वो ये कि एटम हम लोगों के पास जो है वो बेसिकली क्या रहता है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिससे सारे के सारी चीजें जो है वो बनी हुई है। मान लो आयरन है, उसको कट करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, लास्ट तक जहां तक वो कट हो सकता है इंडिविजिबल फॉर्म में जो है वो पहुंच रहा है, उसको हम लोग जो है वो एटम बोल रहे हैं। सबसे छोटा पार्टिकल एटम जो है किसी भी मैटर के अंदर जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है। अब इसका स्ट्रक्चर या ये कैसा है देखने में, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट ऐसा और दूसरा पार्ट जो है वो ऐसा है। ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, इस अंदर वाले पार्ट को हम लोग जो है वो अपने पास क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस जो है वो बोलते हैं। और ये जो बाहर वाला पार्ट है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास क्या करते हैं, मूविंग पार्टिकल्स जो है वो होते हैं, या जो चलने वाली घूमने वाली चीजें जो है वो इस पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट होती है। तो दो अलग अलग रीजन्स में एटम जो है वो सेग्रीगेटेड होता है। अब मैं तीन मेन पार्टिकल्स जो क्लास 9th के सिलेबस में आपको जो है वो समझने हैं, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स करते हुए छोटी क्लासेस के अंदर आपको जो है वो समझने हैं, वो ये है कि एटम हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वैसे ये 42 होते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में या हम लोग जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखना शुरू करते हैं तो मैं इन तीन पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। पहला पार्टिकल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोटॉन। दूसरा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और तीसरा पार्टिकल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन जो है वो बोल देते हैं। नॉट न्यूट्रॉन्स नहीं है, न्यूट्रॉन्स इज अ प्लूरल सेंस जो है वो इसकी होगी, तो न्यूट्रॉन हो गया। अब देखो इन चार्ज्ड पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो चार्जेस भी हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन के ऊपर हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज है। एन से न्यूट्रॉन, तो एन से न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और एक सब एटॉमिक पार्टिकल है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट होता है। अब देखो यार, ये हम लोग जो है ना, कहां से आया, कैसे पता लगा चार्जेस हैं, तो कुछ 200 250 300 साल पहले लोगों ने ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है फिजिक्स के शुरू किए, क्योंकि फिजिक्स इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। अभी मत बोलना मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ये दोनों के कंबाइंड टॉपिक्स हैं, यहीं से हर चीज जो है वो मैटर की ओरिजिनेट हो रही है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इवन कॉमन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर। तो जब फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्वेशंस मिली, जैसे आपने भी देखा होगा कि वो बालों के साथ स्केल जो है वो रब करो तो वो छोटे छोटे पीसेस को जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों ने जब इन चीजों के रीजन ढूंढने शुरू किए तो इस तरह की थ्योरीज के ऊपर लोग जो है वो लैंड किए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बालों के साथ जो है वो स्केल रब किया, और स्केल से जो है वो मैंने बिट्स ऑफ पेपर्स, छोटे छोटे जो पेपर के टुकड़े होते हैं, उसको मैंने उठाना शुरू कर दिया। तो यहां से जो है वो ओरिजिनेट हुआ हम लोगों के पास चार्जेस का कॉन्सेप्ट। क्योंकि कैसे बोला गया कि जब हमने रबिंग करी तो हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीज निकल के जो है वो बालों से स्केल में चलेगी, जिसने जो है वो बाद में बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट किया। इसको लेटर स्टेजेस के अंदर जब अंडरस्टैंडिंग हमारी बड़ी फिजिक्स को लेके या केमिस्ट्री को लेके, तो हमने इसका नाम जो है वो जो पार्टिकल रब होके एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ था, उसको हमने चार्ज का नाम जो है वो दे दिया। अब हमें जब ये चीज समझ में आई कि चार्जेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन के फिनोमिनाज जो है वो होते हैं। अब देखो, क्योंकि दो ही तरह के फिनोमिनाज, क्वेश्चन आता है व्हाई देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस, ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ही हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं, व्हाई नॉट द थर्ड वन। क्योंकि हमारे पास ये चार्जेस के कॉन्सेप्ट से दो डिफरेंट तरह के फिनोमिनाज ओरिजिनेट होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। एक फिनोमिना होता है हम लोगों के पास चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, और दूसरा फिनोमिना होता है चीजें जो है वो हम लोगों के पास क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। इन दोनों फंडों को समझाने के लिए सिंपल एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा
जरूरी था वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव है कहीं पे भी, या ओपोजिट है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है वो रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर रहे हैं। तो इन्हीं दो चार्जेस से ही हमारे फिजिक्स के जो ऑब्जर्वेशन थे, क्योंकि देखो फिजिक्स बन रही है या केमिस्ट्री बन रही है, वो कुछ ऑब्जर्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग एक थ्योरी जो है वो बनाते हैं। तो ये थ्योरी के अंदर दो ही चार्जेस उस तरह की सारी रीजनिंग को देने के लिए कैपेबल थे जो है वो हम लोगों के पास ऑब्जर्वेशंस को कॉज कर रही थी। जैसे अट्रैक्शन हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, तो इन लोगों ने जो लैंड किया वो इस फिनोमेना पे लैंड किया कि हर मैटर जो है वो चार्जेस से मिलकर बना हुआ, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा या रिपेल कर रहा। अब देखो दो ही फिनोमेनाज हो रहे थे अट्रैक्शन और रिपल्शन के, तो उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग दी कि अब ये दो ही तरह के जो है वो पार्टिकल्स से, चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोल देते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ये बहुत लेट डिस्कवर हुए थे क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो अभी तो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो 42 43 के आसपास जो पार्टिकल्स हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीजॉन्स हो गए, हमारे पास न्यूट्रिनोज हो गए, एंटी न्यूट्रिनोज हो गए, अभी इन सब चीजों में अपने को घुसने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो है वो कोई भी एटम बना हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं, यहां तक का आपको फंडा क्लियर है। अब ये एटम है और ये मैंने बोला था क्या है, न्यूक्लियस है। अब इसमें सबसे जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे बंधे हुए हैं, और हम लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर्टिकुलर के चक्कर जो है वो काट रहा है, न्यूक्लियस के चक्कर जो है वो काट रहा है। अब देखो यहां से अपने को बेसिक समझते हुए एक चीज अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, वो ये कि न्यूक्लियस जो है वो उस पर कौन सा चार्ज होगा। देखो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ। प्रोटॉन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर हमारे पास 0 चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज अगर बात की जाए तो हमारे पास न्यूक्लियस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो कौन सा चार्ज जो है वो हो गया न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसका मतलब न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो हमारे पास नेट पॉजिटिव चार्ज जो है वो हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों तरफ चक्कर जो है वो काट रहे हैं। ठीक है, तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, ये आपको क्लियर है। अब देखो अगर मैं ना अर्थ की बात करूं ना, तो तकरीबन हम लोगों के पास जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं ना वो 118 के आसपास जो है वो क्या डिस्कवर हुए हैं, एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं। हर एलिमेंट का अपना एटम है, और अपना एटम जो एलिमेंट का है वो दूसरे एटम के एलिमेंट से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, इन टर्म्स ऑफ उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इन सब के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम लोगों के पास जो है वो 118 तरह के अलग अलग एलिमेंट्स को जो है वो बताते हैं। ये 118 नहीं है कुछ, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड नंबर। आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो ये शायद 63 था, धीरे 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 ये डिस्कवरीज बढ़ी और आज हम लोग इस पोजीशन पे लैंड किए हैं कि हमारे पास जो है वो 118 डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स के एटम्स के अंदर अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अलग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और अलग नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसीलिए उनको हम लोग जो है वो डिफरेंट एटम्स जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब एक बार ना मैं इसको नोट्स से जो है वो आपको समझा देता हूं। नोट्स से भी देखना जरूरी है, और ये नोट भी कर लेना अपने पास कि एटम जो है वो हम लोगों के पास 3 बेसिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ। ये मैंने बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल इन नेचर है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड है और वो जो है वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है। अगर आप ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। ये मैंने समझा दिया। ओवरऑल चार्ज एटम का 0 है, ये पॉइंट जो है वो बताना रह गया, इसको मैं समझा रहा हूं। और 118 एलिमेंट्स हैं अर्थ के ऊपर, और हर एलिमेंट का अपना सिंबल है और एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो मैं ना एक बार आपको ये बता देता हूं कि ओवरऑल चार्ज जो है वो एटम पे 0 क्यों है। देखो मैंने अभी बताया कि एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों कहां पे प्रेजेंट है,
हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और साथ ही हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन में जो है वो प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना, प्रोटॉन पे कितना मान लो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बात की जाए तो कोई भी एटम की अगर हम लोग नॉर्मल सिचुएशन के अंदर बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मान लो इस एटम में 5 प्रोटॉन्स हैं तो उसकी न्यूट्रल स्टेजेस के अंदर 5 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखो 5 प्रोटॉन से चार्ज हो गया +5, 5 इलेक्ट्रॉन से चार्ज हो गया -5, इन दोनों चार्जेस का एडिशन करोगे तो हमारे पास 5 प्लस का और 5 जो है वो माइनस का अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है वो 0 चार्ज किसी भी एटम के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो याद रखो कोई भी एटम न्यूट्रल स्टेजेस जो है जो उसकी होती है, ग्राउंड स्टेजेस जो है वो उसकी होती है, उसके अंदर उसके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जो है वो नेगेटिव चार्जेस जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बोल देते हैं वो प्रेजेंट जो है वो हम लोगों के पास होते हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसको अलग अलग सिंबल से जो है वो नवाजा है, अलग अलग सिंबल्स जो है वो उसको दिए हैं। मैं ज्यूम कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको क्लियर है। हम लोग टर्म जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसको जो है वो नोट कर लेना आप अपने पास। एटॉमिक हमारे पास क्या है, ये नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल है, ये क्या बताता है हम लोगों के पास कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर, NP हमारे पास क्या बता रहा है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग उसका एटॉमिक नंबर जो है वो बोल देते हैं। अब हर एटम मैंने बोला 118 के 118 एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट है, हर एक के न्यूक्लियस में अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो है वो एटॉमिक नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रहा है जो किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है हम लोगों के पास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास 1 है। ऐसी अगर बात की जाए कैल्शियम की, तो कैल्शियम के न्यूक्लियस के अंदर 20 प्रोटॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, इसका मतलब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 के बराबर जो है वो होगा। तो ये एटॉमिक नंबर की हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो हो जाती है। अब एटॉमिक सिंबल क्या होता है ये चीज को भी आप अंडरस्टैंड कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोगों के पास ये चीज है। एटॉमिक सिंबल हम लोगों के पास ऐसे है कि कोई भी एलिमेंट है उसको एक यूनिक वे में, क्योंकि देखो मान लो बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स है, टंगस्टन है, पोलोनियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, बार बार इस चीज को जो है वो पूरे नाम से हम लोग जो है वो नहीं लिखते हैं, हमने इनके सिंबल्स जो है वो बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की जाए अगर, तो हाइड्रोजन को बार बार इतना लंबा हाइड्रोजन लिखने की बजाय हम लोग सिंपली जो है वो H लिख देते हैं। और एक चीज याद रखनी है, इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको लिख रहे हैं और आपको इसको कैपिटल्स के अंदर जो है वो लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे पास फ्लोरीन की, फ्लोरीन है, उसका सिंबल हो गया कैपिटल F, तो लिखना कैपिटल F में ही है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो ये बिल्कुल गलत होगा। हाइड्रोजन को भी बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे लिखते हुए देखा है, ये कोई सिंबल नहीं है हाइड्रोजन का, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर के अंदर आपको लिखना है। दूसरी चीज, कई बार ऐसे है, देखो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार बहुत कॉमन सी चीज है, इंग्लिश अल्फाबेट से हम लोग सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भैया इंग्लिश अल्फाबेट तो 26 है सिर्फ, तो भाई 118 एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट सिंबल्स कहां से लाएं? तो हमने क्या किया है, यहां पे हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो इस्तेमाल किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए कैल्शियम की, कैल्शियम का सिंबल जो है वो कैपिटल AC, कार्बन का भी कैपिटल C है, लेकिन इसमें साथ में हमने एक और लेटर जोड़ दिया जिसको हमने A बोल दिया, यहां पे CA, कैपिटल C स्मॉल a इज द सिंबल ऑफ हमारे पास क्या, कैल्शियम। अब हमारे पास जितने भी इंग्लिश लेटर्स 2 के कॉम्बिनेशन में सिंबल्स हम लोगों के पास बना रहे हैं
उसमें हमेशा और हमेशा जो फर्स्ट वाला लेटर है वो कैपिटल लिखना है आपको, और जो सेकंड वाला लेटर है वो आपको स्मॉल के अंदर जो है वो लिखना है। तो कैपिटल ए स्मॉल सी, जैसे अब मान लो सोडियम का सिंबल है कैपिटल एन स्मॉल ए, मैग्नीशियम का सिंबल है कैपिटल एम स्मॉल जी, एल्यूमिनियम का सिंबल है कैपिटल ए स्मॉल एल। तो याद रखना है फर्स्ट लेटर जो है वो आपको कैपिटल लिखना है और सेकंड लेटर जो है वो आपको स्मॉल लिखना है, किसी भी सिंबल को जो है वो रिप्रेजेंट यहां पे करते हुए। इफ द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ सिंगल लेटर देन इट मस्ट बी कैपिटल। एटॉमिक सिंबल अगर दो लेटर्स से मिलकर बना हुआ, तो मैंने यहां पे लिख दिया, ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और दूसरा लेटर जो है वो हम लोगों के पास स्मॉल में जो है वो लिखना होगा। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिक सिंबल जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद ना हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन, कैसे किसी एलिमेंट की जो है वो हम लोग करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में आपको एक चीज पहले और जो है वो हम लोगों के पास यहां पे समझनी पड़ेगी। एक चीज होती है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास, एटम का मास। एटॉमिक नंबर मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। अब एटॉमिक मास हम लोगों के पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स मिलके प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग जो है वो एटॉमिक मास बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल है कैपिटल सी। अब कार्बन एलिमेंट के सिंबल कैपिटल सी है, इसके अंदर अगर हम चेक करें तो 6 प्रोटॉन्स होते हैं और हमारे पास 6 ही न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर एलिमेंट कार्बन सिंबल सी की बात की जाए तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 6 बोल देते हैं। और कार्बन का जो मास नंबर है, देखो एटॉमिक मास के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कैपिटल ए। तो एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों के पास इसका कैपिटल ए है, जिसकी वैल्यू अगर हम लोग यहां पे निकालें तो दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एलिमेंट कार्बन की जो एटॉमिक मास होगी वो किसके बराबर होगी, 12 के बराबर जो है वो होगी। तो दो बेसिक टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करनी है। एटॉमिक नंबर हम लोगों के पास क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, वो हम लोगों के पास एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक मास क्या होगा, देखो न्यूक्लियस के अंदर ही हम लोगों के पास प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो दोनों को मिला के टोटल कितने पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है उसको हम लोग जो है वो मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग जो है वो देखेंगे कि एलिमेंट्स को जो है वो अपने को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसको हम लोग देखो, मान लो मैं यहां पे कार्बन की ही बात कर रहा हूं, कार्बन जो एलिमेंट है उसका सिंबल फिर से लिख देते हैं। कार्बन एलिमेंट का सिंबल हो गया कैपिटल सी। अभी मैंने बताया कार्बन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6। कार्बन के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का मास नंबर कितना है, 12। 12 क्यों है, क्योंकि दोनों को ऐड कर दो। अभी मैंने बताया मास नंबर जो है वो क्या होता है। अब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन अपने को जो है वो कैसे करना है, इस चीज को देख लो। 6 यहां लिखना है पैरों में, ठीक है, तो ये हमारे पास 6 जो है वो हो गया एटॉमिक नंबर। मास जो है वो आपको ऊपर लिखना है 12। तो एलिमेंट और उसका मास, अब कई जगह पे एक पहले आप ये समझ लो कि सिंबल के ऊपर ही हम लोग एलिमेंट का नंबर और मास जो है वो लिख देते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है कि नीचे हम लोगों को जो है वो एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर हम लोगों को जो है वो एटॉमिक मास लिखना है। कई बार बुक्स के अंदर इसी चीज को ऐसे भी दिया हो सकता है, कई बार बुक्स के अंदर इसी चीज को ऐसे भी दिया हो सकता है। ये सारे के सारे जो है ना वैसे करेक्ट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, देखो ये सिंबल को लिखना ना, अगर मैं आपको बीच की बात बताऊं तो एक फॉर्मेटिंग है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग नीचे और ऊपर जो है वो कर रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर अगर ऐसे अलाउ करते हैं
कुछ सॉफ्टवेयर एक जगह पे जो है वो अलाउ कर रहे हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरह से अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर की कैपेबिलिटी क्या है, कहां पे आप जो है वो उसको लिख रहे हो। कई बार बुक्स प्रिंटिंग के अंदर जो है वो इस तरह से भी देखा है मैंने, ऐसे भी देखा है, ऐसे भी देखा है। ठीक है, आप जैसे मर्जी उसको कर लो। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि नीचे जो है वो आपको एटॉमिक नंबर लिखना है और ऊपर जो है वो आपको एटॉमिक मास लिखना है। इधर लिखो, इधर लिखो। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ऐसे भी गिवन है और बहुत सारी जगह पे, जैसे मैंने देखो ये गूगल डॉक्स पे बनाया हुआ, तो गूगल डॉक्स की ये कैपेबिलिटी है, एक जगह पे नहीं अलाउ कर रहा है। ठीक है, पर इसको छोड़ो, अभी हम लोग इन चीजों पे नहीं उलझेंगे, हमें सॉफ्टवेयर नहीं सिखाना कोई भी। ठीक है, तो मेन आपको ये समझना है कि एलिमेंट्स का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया वो कैसे हो गया। कोई भी एलिमेंट का सिंबल एक्स ले लो, उसके नीचे एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर की साइड पे एटॉमिक मास जो है वो हम लोग लिखते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट एक्स। एक्स एक वेरिएबल है, एक्स की जगह कोई भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका सिंबल है Na। इस एलिमेंट को हम लोग सोडियम बोलते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और सोडियम का मास नंबर है 23। तो 11 जो है वो हम लोग नीचे लिखेंगे क्योंकि वो उसका एटॉमिक नंबर है, और मास जो है वो हम लोग उसका ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो एटॉमिक मास को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं रिप्रेजेंटेशन आपको जो है वो एटॉमिक नंबर की, किसी भी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस किस तरीके से जो है वो लिखने हैं वो आपको क्लियर है। बेटा अब जो है वो इस पर्टिकुलर वीडियो में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हैं 1 से लेके 20 तक, उनके क्या नाम है और उनके लिए क्या एटॉमिक सिंबल जो है वो हम लोगों ने रखे हुए हैं, वो सब जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की, जो कि एटॉमिक नंबर 1 वाला एलिमेंट है। तो एक प्रोटॉन इसके आउटर शेल में मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन का नाम जो है वो H सिंबल से जो है वो हम लोगों ने इसको दे दिया। तो सिंबल इसका जो है वो H हो गया। हीलियम H क्योंकि हाइड्रोजन को दे चुके थे पीरियोडिक टेबल। देखो इंग्लिश में लेटर्स तो यार 26 ही हैं, 118 टोटल एलिमेंट्स को नाम देने के लिए खाली 26 लेटर्स आर नॉट इनफ। इसका मतलब अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो हीलियम में फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल, HE जो है वो हमने बोल दिया। लिथियम के लिए सिंबल Li, इसी के 2 फर्स्ट लेटर्स से जो है वो दे दिया। बेरिलियम के लिए जो है वो भी इसके फर्स्ट लेटर्स से दे दिया। अब देखो बोरोन को जो है वो हमने B बोल दिया, कार्बन को जो है वो हमने C बोल दिया, नाइट्रोजन के लिए सिंबल हमने N दे दिया, ऑक्सीजन के लिए सिंबल हमने O दे दिया, फ्लोरीन के लिए सिंबल हमने जो है वो F दे दिया। तो याद कैसे करना है इसको, देखो ह ही ली बी बकन ऑफ, ह ही ली बी बकन ऑफ, ह ही ली बी बकन ऑफ। तो ये एलिमेंट के सिंबल्स को ही लर्न कर लो 1 से लेके 20 तक, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसी से आपको जो है वो पहचान हो जाएगी हम लोगों के पास। बकन ऑफ तक मैंने बता दिया। बकन ऑफ के बाद हम लोग देखो, ऑफ के बाद देखो क्या है हम लोगों के पास। नियॉन के लिए जो सिंबल है वो Ne है। सोडियम का सिंबल काफी ज्यादा अलग है और इसको Na से जो है वो हमने नाम दिया गया। मैग्नीशियम का सिंबल M और G लेटर्स से मिलके बना हुआ है। एल्यूमिनियम का फर्स्ट 2 लेटर्स से मिलके बना हुआ है Al। सिलिकॉन का भी फर्स्ट 2 लेटर्स से मिलके बना हुआ है। फॉस्फोरस का फर्स्ट लेटर से मिलके बना हुआ है। सल्फर का भी फर्स्ट लेटर से मिलके बना हुआ है। क्लोरीन का फर्स्ट और थर्ड लेटर से मिलके बना हुआ है। आर्गन का जो है वो हम लोगों के पास फर्स्ट 2 लेटर से Ar जो है वो मिलके बना हुआ है। और उसके बाद हम लोगों के पास एलिमेंट आ रहा है कौन सा, पोटाशियम और कैल्शियम। और पोटाशियम का सिंबल भी थोड़ा सा अलग है, इसको हमने जो है वो K लेटर दिया है। और कैल्शियम Ca को जो है Ca फर्स्ट 2 लेटर से जो है वो हमने बना दिया। अब देखो लर्न इसको जो है वो अपने को कैसे करना है वो मैं जो है वो आपको समझा रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से इस चीज को जो है वो देख लेना। देखो ह ही, उसके बाद ली बी, ह ही ली बी, उसके बाद बकन ऑफ, उसके बाद फिर नी, उसके बाद ना, मग, फिर उसके बाद अल सी, उसके बाद पस कल अर, उसके बाद का। तो देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन।
उसके बाद देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो इस तरीके से लर्न कैसे करना है। ह ही ली बी बकनॉफ नीना, नीना पे नाक बंद करके बोलना है आपको, नीना, मग अल सी, पस पस, कल, अर, कक्का। देखो ह ही इकट्ठा, ह ही ली बी इकट्ठा, ह ही इकट्ठा, ली बी इकट्ठा, बकनॉफ, उसके बाद ये नीना जो है वो इकट्ठा, मग अल सी, पस, कल, अर, कक्का। ठीक है, तो ये लेटर्स से जो है वो आप 1 से लेके 20 तक जो है वो एटॉमिक नंबर्स काफी इजीली लर्न कर सकते हो। एक बार मेरे पीछे पीछे जो है वो रिपीट करो। ह ही ली बी बकनॉफ नीना मग अलसी पस्कल अर कक्का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों को 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स और उनके एटॉमिक सिंबल्स जो है वो क्लियर है। बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हर 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को हम लोगों को सिंबॉलिकली जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करना है, कितने प्रोटॉन्स जो है वो उसको अंदर प्रेजेंट है, कितने न्यूट्रॉन्स है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों के पास जो है वो बेटा जी सबसे पहले एलिमेंट से जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबको मालूम ही है, ये काफी बार जो है वो डिस्कस हो चुका है हम लोगों के पास कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, H जो है वो इसका सिंबल है। अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं। एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का 1 है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स हाइड्रोजन में 1 है और न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में कोई भी नहीं है। हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स के अंदर से जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोजन की खासियत है। और रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं ये शायद आपको पता हो कि नीचे हम लोग एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर हम लोग एटॉमिक मास लिखते हैं। तो इकलौता हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट बनता है जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों नंबर्स जो है वो सेम है। उसके बाद हीलियम की बात की जाए तो हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम लोगों के पास 4 जो है वो हीलियम का एटॉमिक मास है। और हीलियम को हम लोग जो है वो कैसे लिखते हैं, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, 4 इसका एटॉमिक मास है, तो 2 4 जो है वो इसको लिख देंगे। लिथियम की बात की जाए तो लिथियम के अंदर हम लोगों के पास जो है वो 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 जो है वो हम लोगों के पास क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो 3 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन्स को अगर आप ऐड कर दो तो 7 जो है वो इसका मास नंबर हो गया, 7 और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 है, तो 3 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हो गया। उसके बाद बात की जाए बेरिलियम की, बेरिलियम का जो सिंबल है वो Be है। Be के अंदर जो है वो हम लोगों के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 4 प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 5 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ऐड करके हमारे पास मास नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 9 जो है वो मास नंबर आ रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोगों के पास जो है वो कैसा होगा कि एटॉमिक नंबर हमारे पास 4 है, मास नंबर हमारे पास 9 है, तो Be49 जो है वो हम लोगों के पास इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो होने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बेरिलियम तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बोरोन का जो है वो सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। तो बोरोन का जो मास है वो 11 है। क्यों? क्योंकि बोरोन के अंदर यहां प्रोटॉन्स लिखे हैं, यहां न्यूट्रॉन्स लिखे हैं, यहां जो है वो हमने क्या लिख दिया, मास जो है वो लिख दिया। क्योंकि बोरोन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 5 प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। दोनों को ऐड कर दोगे तो 11 हमारे पास हो जाएगा। बोरोन का सिंबल है B, 5 इसमें प्रोटॉन्स हैं और 11 इसका मास नंबर है। तो B5 नीचे 11 ऊपर जो है वो होने वाला है। उसके बाद बात की जाए बेटा जी कार्बन की, तो कार्बन के पास एटॉमिक नंबर है हम लोगों का 6। तो कार्बन का प्रोटॉन जो है वो हम लोगों के पास 6 है, न्यूट्रॉन्स भी हम लोगों के पास 6 है। दोनों को ऐड कर दो तो 12 हम लोगों के पास जो है वो मास जो है वो कार्बन का बन रहा है। तो कार्बन के सिंबल को हम लोगों को जो है वो कैसे लिखते हैं, कार्बन C12 से जो है वो लिखना है। नाइट्रोजन में काफी खासियत है कि इसमें 7 ही प्रोटॉन्स और 7 ही न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास 14 नंबर जो है वो बन जाता है। और नाइट्रोजन के सिंबल को 14 इसका मास है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। ऑक्सीजन में भी जो है ये दोनों एलिमेंट्स बराबर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है। तो ये टोटल 16 जो है वो हम लोगों के पास नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिला के हो जाएंगे, और सिंबल में यहां पे एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक मास जो है वो हम लोगों ने लिख दिया। फ्लोरीन के कई बार ना नाम में ही जो है वो कई बार काफी ज्यादा बच्चों को अपना कंफ्यूजन हो जाता है। कई लोग फ्लोरीन ऐसे लिखते हैं, कई लोग फ्लोरीन जो है वो ऐसे लिखते हैं, लेकिन याद रखो यू पहले आ रहा है, ठीक है, यू जो है वो पहले आएगा, हमेशा आप जो है वो पहले आओगे, तो इसीलिए यू जो है वो यहाँ पे पहले लिखना है आपको। और फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं और 10 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 19 जो है वो इसका मास बनेगा, जिसको इस तरीके से जो है वो हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बात करते हैं बेटा जी नियॉन की। 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 न्यूट्रॉन्स हैं नियॉन के अंदर, टोटल 20 हो गया। और 20 होने के बाद जो है वो 10 इसके नीचे प्रोटॉन्स लिख दिए और 20 जो है वो इसका मास हमने ऊपर की साइड पे जो है वो लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सोडियम का केस देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए सोडियम के, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए, दोनों को ऐड कर दो, 23 मास हो गया, इसीलिए 23 मास इसका ऊपर लिख दिया, एटॉमिक नंबर इसका नीचे जो है वो लिख दिया। उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम में भी ये दोनों सेम है तो ये टोटल 24 हो जाएगा, 12 नीचे लिखा जाएगा, 24 जो है वो ऊपर लिखा जाएगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए तो 13 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स है और 14 इसमें जो है वो न्यूट्रॉन्स है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 27 हो गए, तो एल्यूमिनियम हम लोगों के पास क्या रहेगा 13 और 27 जो है वो रहने वाला है। सिलिकॉन की बात की जाए तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 14 है, मतलब इसमें 14 प्रोटॉन्स हैं, 14 ही इसमें न्यूट्रॉन्स हैं, और मिला के टोटल 28 बन रहे हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पे 14, यहाँ 28 जो है वो लिखा जाएगा। फॉस्फरस की बात की जाए तो फॉस्फरस में जो है वो 15 हमारे पास क्या है प्रोटॉन्स हैं और 16 जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉन्स है, दोनों को ऐड करोगे तो 31 हम लोगों के पास जो है वो बन जाएगा, और 15 जो है वो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। सल्फर की बात की जाए तो 16 प्रोटॉन्स हैं और 16 न्यूट्रॉन्स हैं, 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन्स और 32 जो है वो टोटल हम लोगों के पास सल्फर का फंडा जो है वो हो जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये जो है वो क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरीन की, तो क्लोरीन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 17 प्रोटॉन्स हैं, 18 जो है वो न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन इसका मास जो है वो 35.5 है। ये हम लोग टॉपिक करेंगे एवरेज एटॉमिक मास, उस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट रहता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ लो कि इसका सिंबल जो है वो क्लोरीन है, 17 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स है और 35 इसमें जो है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है। आर्गन की बात की जाए तो आर्गन में एटॉमिक नंबर 18 है, यहाँ 18 लिख दिया, ये इसमें न्यूट्रॉन्स है तो दोनों मिला के 40 हो गए, तो ऊपर हमने जो है वो 40 लिख दिया। पोटाशियम की बात की जाए तो पोटाशियम के अंदर जो है वो हम लोगों के पास 19 प्रोटॉन्स है, 20 जो है वो न्यूट्रॉन्स है, दोनों मिला के 39 हो गए, और ये 19 और 39 हम लोगों के पास जो है वो हो गया। कैल्शियम की बात की जाए तो 20 ही प्रोटॉन्स है और 20 ही न्यूट्रॉन्स है, दोनों के मिला के 40 आ गया, और यहां पे हमने जो है वो इस तरीके से इसको लिख दिया कि CA20 एटॉमिक नंबर नीचे और 40 एटॉमिक मास जो है वो हमने इसका ऊपर की साइड पे जो है वो लिख दिया। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये सारे के सारे एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपको क्लियर है। इसके अंदर छोटी सी ट्रिक जो है वो अब हम लोग इस्तेमाल करके आपको मैं हाईलाइट करके देने वाला हूं चीजें, आप इसको अलग से जो है वो अपने पास लिख लेना कि कौन कौन से एलिमेंट्स के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर हैं। एक तो हीलियम, ठीक है, पहले पेज पे पहले 6 में से, और एक कार्बन, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वही हमारे पास क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद कार्बन के बाद यहाँ पे पेज पे काफी सारे हैं, देखो एक सेकंड, हम लोगों के पास उसके बाद हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अंदर बराबर है, ऑक्सीजन के अंदर भी बराबर है, उसके बाद नियॉन के अंदर भी बराबर है, उसके बाद मैग्नीशियम के अंदर भी हम लोगों के पास जो है वो बराबर है, ठीक है। तो पहले 12 में से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और मैग्नीशियम के अंदर भी बराबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग सिलिकॉन, नियॉन, इससे आगे की बात की जाए तो सिलिकॉन में बराबर है, सल्फर में जो है वो बराबर है, फास्फोरस के अंदर बराबर नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद आगे बात की जाए यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के अंदर जो है वो बराबर है, बाकियों के अंदर काफी ज्यादा वेरिएशन है, और सबसे ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर है।
4 का डिफरेंस कहीं पे भी नहीं है आर्गन के अलावा, बाकियों में हार्डली देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ठीक है। देखते रहना, मोस्टली जगह पे एक ही ज्यादा है न्यूट्रॉन जो है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर जगह पे एक ज्यादा है न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है। बहुत सिंपल है इसको याद करना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे भी न्यूट्रॉन एक ज्यादा है, तो जहां पे भी वेरिएशन है वहां पे न्यूट्रॉन एक ही ज्यादा है, ठीक है। तो ये देखना जरा ध्यान से, बहुत सिंपल हो जाएगा इसको लर्न करना सारे को। उसके बाद आ जाओ शुरू से आ जाओ, ठीक है। जहां पे हाइड्रोजन का केस तो तुमने अलग से लर्न कर ही लिया है ना। लिथियम के केस में भी क्या है, एक ज्यादा है। बेरिलियम के केस में भी क्या है, एक ज्यादा है। बोरोन के केस में भी क्या है, एक ज्यादा है। उसके बाद जहां पे भी वेरिएशन है वहां पे एक ही ज्यादा है, कोई ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से हैं जिसके अंदर सेम है, बाकियों के अंदर तो एक ही ज्यादा है। सिर्फ आर्गन के जो है वो इकलौता ऐसा हम लोगों के पास केस है जहां पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तकरीबन 4 ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ एक इकलौता ऐसा केस है, बाकी सब केसेस में जहां पे भी वेरिएशन हम लोगों के पास है वहां पे एक ही न्यूट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा देखने को जो है वो मिल रहा है। ज्यूम करके चल रहा हूं बड़ा जी, ये पर्टिकुलर फंडा जो है वो आपको क्लियर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की, उनके क्या सिंबल्स हैं और उनके अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में ऑक्टेट रूल और वैलेंसी के साथ जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक फंडा आपको जो है वो समझा देता हूं कि एटम का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास किस तरीके का है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हम लोगों के पास प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो एक सर्टेन पाथ के अंदर कौन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लो किसी एटम के अंदर प्रेजेंट है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पाथ पे तो नहीं मूव कर सकते। तो इसीलिए जैसे सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो मूव कर रही है और बाकी प्लैनेट्स जो है वो अर्थ के ऑर्बिट पे नहीं आ रहे, मतलब अर्थ के पाथ में आके हिंड्रेंस जो है वो नहीं क्रिएट कर रहे। उसका अपना पाथ है, प्लूटो का अपना पाथ है, यूरेनस का अपना पाथ है, मरकरी का अपना पाथ है, सारे प्लैनेट्स का जो है वो अपना अपना पाथ है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास उसी तरीके के पाथ के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं। इन पाथ्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं, या तो शेल बोल देते हैं या हम लोग इसको दूसरे नाम से भी बोल देते हैं, ऑर्बिट जो है वो बोल देते हैं। अब इसके अंदर शेल्स और ऑर्बिट्स क्या होते हैं, क्या उनके नाम है, वो हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये हम लोगों के पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो बिल्कुल न्यूक्लियस के जो नियरेस्ट वाला पाथ होता है, जिस ऑर्बिट होता है जो बिल्कुल नियरेस्ट है, जैसे सन के नियरेस्ट है मरकरी, उसी तरह का बिल्कुल नियरेस्ट वाला पाथ जो है वो हम लोगों के पास जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस पाथ को हम लोग बोलते हैं के ऑर्बिट या के शेल। के से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ है हम लोगों के पास जहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं उसको हम लोग एल बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ आ रहा है के एल एम, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पाथ आ रहा है उसको हम लोग एन बोल देते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं उनको जो है वो के एल एम एन जिससे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो इन्हीं पाथ्स के अंदर आके अकोमोडेट हो रहे हैं। अकोमोडेट से मतलब ये है कि जैसे मान लो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पीछे जो है वो घूम रहे हैं, इस पर्टिकुलर के अंदर जो है वो हो सकता है 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हो, तो एक दूसरे के पीछे पीछे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चल रहे हैं और इन्हीं पाथ्स के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जिनको हम लोग जो है वो ऑर्बिट्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन टर्म जो है वो क्या है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली हम लोगों के पास एक अरेंजमेंट को बता रहा है। अरेंजमेंट से मतलब हम लोगों के पास क्या होता है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो इन पाथ्स के ऊपर जो है वो घूम रहा है, चल रहा है, उसको हम लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोल देते हैं। हो सकता है के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है एन के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो कैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है हम लोगों के पास किसी भी एटम के
KLMN शेल के अंदर, उसको हम लोग जो है वो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टर्म जो है वो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल जो है वो कर देते हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये फंडा जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद बेटा जी मैं आगे बात करूंगा इसी के अंदर। मान लीजिए ये हम लोगों के पास न्यूक्लियस था, ये हम लोगों के पास जो है वो K शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो L शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो M शेल था, ये हम लोगों के पास जो है वो N शेल था। ठीक है, तो जो नियरेस्ट वाला शेल है, पाथ है, ऑर्बिट है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरेस्ट है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक नंबर से, दैट इज n इक्वल टू 1। उसके बाद सेकंड वाले को n इक्वल टू 2, थर्ड वाले को n इक्वल टू 3, फोर्थ वाले को n इक्वल टू 4 से रिप्रेजेंट जो है वो कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाला पाथ है वो छोटा होगा। आपको पता है मरकरी जो है वो 88 डेज लेता है सन के चारों तरफ घूमने में, क्योंकि मरकरी जो है वो छोटे पाथ पे घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि वो पाथ छोटा है, इसीलिए जो है उसका एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है या अलग तरह का है, उसके अलग पावर है, अलग अकोमोडेशन जो है वो कर सकता है। जो थोड़ा सा दूर है उसकी ज्यादा पावर अकोमोडेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की हम लोगों के पास है। मान लो मैं यहां पे बताता हूं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर एक पाथ के अंदर या हर एक ऑर्बिट के अंदर या हर एक शेल के अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम आ सकते हैं। वो फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है क्या, 2 टाइम्स n का स्क्वायर। मान लो हम लोगों के पास n की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। n की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं, 2 टाइम्स 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 जो है वो हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 2 के बराबर है तो 2 टाइम्स हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 जो है वो हो जाएगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू मेरे पास 3 के बराबर है तो 2 टाइम्स 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 18 हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगा। यही n की वैल्यू अगर 4 है, मतलब KLMNOPQR इसी तरह से चलता है। n की वैल्यू अगर 4 है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हम लोगों के पास आ सकते हैं, 4 4 जा 16, 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर आ सकते हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, हमारे पास इसकी पावर 2 विच इज इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मान लीजिए n की पावर 6 है तो वो आप कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। मेन फंडा आपको यहां पे ये समझना है कि कोई एटम न्यूक्लियस के जितना पास है उतने कम इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे। जैसे फर्स्ट शेल की बात की जाए तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि पाथ न्यूक्लियस के साथ वाला थोड़ा छोटा रहता है, उसमें इतनी ज्यादा अकोमोडेशन कैपेबिलिटीज नहीं होती हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके। जैसे ही मैं न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं, मतलब मैं n इक्वल टू 2 पे आ गया या सेकंड वाले शेल या सेकंड वाले ऑर्बिट पे मैं आ गया, तो हम लोगों के पास उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आने की कैपेबिलिटी जो है वो होगी। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे अब उसकी कैपेसिटी खत्म होगी है। अब मान लो जो 9वां इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं आ सकता, वो नेक्स्ट वाले शेल में जो है या नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में जो है वो मूव कर जाएगा। ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो थर्ड क्योंकि और बड़ा हो गया तो उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की जो है वो बढ़ गई है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी हम लोगों के पास इंक्रीज कर जाती है। और थर्ड वाले ऑर्बिट के अंदर हम लोगों के पास मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, क्योंकि पाथ अब और बड़ा हो चुका है। ऐसी फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ के अंदर हम लोगों के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों के पास निकल के आ रहे थे। और फिफ्थ की बात की जाए तो फिफ्थ में जो है वो टोटल 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों के पास एकोमोडेट हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन्स किस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एकोमोडेट हो सकते हैं मैक्सिमम, वो हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है मेन। देखो इनकी कैपेसिटीज है, हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी है जो वो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। अब वो किस तरह से हर एटम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर्टिकुलर चीज को जो है वो हम लोग अब समझेंगे। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूं, इतना जो है वो क्लियर है। मैं ना एक एलिमेंट ले रहा हूं आपके पास, वो ये कि इसको समझने से पहले ना मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर लूं जो काफी इंपॉर्टेंट है।
इन डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ, दैट इज ऑक्टेट रूल। अब बेटा जी ऑक्टेट रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है? ऑक्टेट रूल, ऑक्ट से मतलब है 8। तो मैं ना एक चीज आपको बता देता हूं, ये यूजुअली हम लोगों के पास इसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत छोटे एटॉमिक नंबर्स पे है। आप मान के चलो 1 से लेके 20 तक ही हम लोग जो है वो इसको कुछ अप्लाई कर रहे हैं। वैसे हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर नेक्स्ट ईयर था, वो भी कट हो गया, इवन आप 11th क्लास में जो है वो पढ़ोगे। मैंने आपको बता देता हूं, आप अभी अपने दिमाग में बिठाओ कि ये रूल जो है वो हमारे पास कुछ ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैलिड है, 20-22 के लिए बस। उसके बाद ये रूल जो है वो फॉलो नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है। तो इसीलिए इसकी वैलिडिटी आप मान के चलो एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक। लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक ही अपने को जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखना है या इस पर्टिकुलर सीरीज में जो है वो देखना है। तो ऑक्टेट रूल हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम के आउटर शेल में, किसी भी एटम के अगर आउटर शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आके अगर बैठ जाते हैं तो वो एटम हम लोगों के पास जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाती है, मतलब वो खुश हो जाता है। अब वो हैप्पी एटम जो है वो होगा, अनस्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं रहेगी, मतलब और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश जो है वो अब उसको नहीं रहने वाली है। यही हम लोगों के पास जो है वो ऑक्टेट रूल है कि 8 का एक मैजिक नंबर जो है वो हम लोगों के पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है एटम्स को, कि जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो एटम्स जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब उनको और इलेक्ट्रॉन्स की तलाश जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं। एक स्टेबिलिटी जो है वो एटम को एक ऑक्टेट रूल देता है। ये मैजिक नंबर 8 जो है वो दे रहा है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी के आउटर शेल में, वो स्टेबल है। स्टेबल है तो ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों के पास जो है वो गेन करेगा। इसी को ऑक्टेट रूल जो है वो बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऑक्टेट रूल की बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीखने वाले हैं, ये स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है एटम्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें जो है वो समझाता हूं। हम लोगों के पास जो है वो अगर बात की जाए तो पहला एलिमेंट है हम लोगों के पास हाइड्रोजन, फिर बात की जाए हीलियम, फिर बात की जाए लिथियम, फिर बात की जाए बेरिलियम, फिर बात की जाए बोरोन, फिर बात की जाए कार्बन की। मैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या चीज है पहले मैं ये बता देता हूं। ये हम लोगों के पास एटॉमिक नंबर है, मतलब एटॉमिक नंबर सबको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके न्यूक्लियस के अंदर। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स है, बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स है, इसलिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स है, इसीलिए बोरोन का एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है। कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 टोटल जो है वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इसीलिए कार्बन का जो हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, वो 6 के बराबर जो है वो होगा। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि मैंने अपने पिछले लेक्चर सीरीज में भी बताया था कि जितना एटम के अंदर प्रोटॉन होता है उतना ही एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन भी होता है, अगर वो एटम जो है वो न्यूट्रल है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ना तो वो एटम अगर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही अगर वो एटम नेगेटिव चार्ज है, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही नंबर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एटॉमिक नंबर देख के हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम की बात करूं तो हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हीलियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लिथियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बेरिलियम के न्यूट्रल एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है इनके न्यूट्रल एटम्स के अंदर। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ये आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो पता लग गया। अब क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूशन अपने को जो है वो करना है। डिस्ट्रीब्यूशन समझने का जो है वो एक सिंपल सा मैं फंडा आपको बता रहा हूं। मान लो आप एक बहुत बड़े बिल्डर हो और आपने एक बहुत बढ़िया वाले फ्लैट्स जो है वो बना के रेंट पे जो है वो दे रखे, ठीक है। फर्स्ट माले पे आप खुद रहते हो,
फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन आपने 2 फ्लैट्स जो है वो रखे हुए हैं कि भैया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास जो है वो आपने जो फर्स्ट फ्लोर बना रखा है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आपने 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लोर के मतलब फर्स्ट फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट्स जो है वो आपने बना रखे हैं, या 8 रूम्स जो है वो आपने बना रखे हैं, जैसे मर्जी समझ। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो इसी की ऊपर वाली बिल्डिंग पे अगर बात की जाए तो इसी की ऊपर वाली बिल्डिंग पे भी आपने जो है वो क्या कर रखा है, यही सेम फ्लैट्स को सिमिलरली कमरे के ऊपर कमरा खड़ा करके जो है वो बना रखा है। तो यहां पे भी मतलब इस जगह पे 2 रूम्स अवेलेबल हैं, इस जगह पे 8 रूम्स अवेलेबल हैं, इस जगह पे भी 8 रूम्स आपने अवेलेबल कर रखे हैं रेंट पे देने के लिए। उसके बाद भी बस आगे ऊपर आपने सेम बिल्डिंग छाप रखी है, 8 8 8 8 के जो है वो आपके पास कमरे अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले आपके पास कौन आया, सबसे पहले इसको ना आप ऐसे समझो, दिस इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेप, this is n equal to 2, this is n equal to 3, this is n equal to 4। तो ये इस तरह से जो है वो हमारे पास मेरी मालिक की बिल्डिंग है और बहुत बड़ा बिल्डर हूं, फीलिंग ले रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके घर पे गेस्ट आया, आप क्या कहोगे, भैया तू एक काम कर, तू ना यहीं रुक जा, यहां आपने उसको बिठा दिया। तो मतलब आपने फर्स्ट फ्लोर पे के शेल के अंदर ही उसको बिठा दिया। तो अगर मैं यहां पे बात करूं के की एल की, तो के के अंदर ही आपने उसको बिठा दिया और यहीं पे उसको जगह दे दी, और हाइड्रोजन यहीं पे इलेक्ट्रॉन इसका रह के खुश है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है भैया, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो बिल्कुल नीचे वाले माले पे है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट है। ग्राउंड फ्लोर पे प्रेजेंट है मतलब ग्राउंड शेल पे प्रेजेंट है, मतलब n इक्वल टू 1 पे जो है वो प्रेजेंट है। अब आपके घर पे, इसको साफ करो, हाइड्रोजन वाला केस खत्म, हीलियम वाला केस लेते हैं। 2 गेस्ट्स आ गए आपके घर पे इकट्ठे, आप क्या कहोगे, भैया ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो 2 कमरे खाली हैं, आप आराम से जो है वो वहां पे आके रह लो। तो आपने दोनों गेस्ट को जो है वो यहीं पे जगह दे दी। तो यहीं पे जब दोनों गैस को जगह दे दी, तो हीलियम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही जगह प्रेजेंट है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पे आके रुक जाएंगे। तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हम लोगों के पास, वो किस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा कि हीलियम में के शेल के अंदर ही हम लोगों के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। यहां तक आपको समझ आ गई। अब हीलियम का केस खत्म करके लिथियम के केस को अंडरस्टैंड करते हैं। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप बिल्डर हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास घर मांगने के लिए आ गए, कमरा मांगने के लिए आ गए 3 लोग। तो आप क्या कहोगे, यार 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक जाओ, अब जो तीसरा आदमी है उसको भैया ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अगर खुले खुले रहना है तो आराम से मस्त रहो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, तो ऊपर चले जाओ, आप यहां पे जाके रुक जाओ। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, तो लिथियम में 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, ऊपर चला गया। उसके बाद बेरिलियम का केस डिस्कस करते हैं। बेरिलियम में क्या होगा, बेरिलियम में 4 है। अब आपके घर पे 4 गैसेस आ गए, आप कहोगे भैया ये मेरी बिल्डिंग है, 2 नीचे के कमरे खाली हैं और बाकी 8 कमरे ऊपर हैं, तो आप देख लो कैसे रहना है। तो वो क्या करेंगे, 2 तो वहीं रुक जाएंगे और ये ऐसे आ जाएंगे 4 हो गए पूरे, ठीक है। तो 2, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 4 तो ऐसे रुक गए, 5वां इधर चला गया, तो यहां पे क्या होगा 2, यहां पे 4। ऐसी कार्बन के केस में नॉट 2,4, यहां पे हम लोगों के पास जो है वो आ जाएगा 2,3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर चले गए। कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास रहने के लिए। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास रहने के लिए आ गए, तो उस पर्टिकुलर 6 इलेक्ट्रॉन्स को 2 नीचे, 4 जो है वो ऊपर आ जाएंगे। तो यहां पे 2, यहां पे देख लो 2,4 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये फंडे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो है वो समझ आ रहा है। अब मैं एक एक करके पूरे के पूरे टेबल में जो है वो आपके साथ मूव करूंगा। अब ध्यान से जो है वो इस चीज को देखते रहना। पहले पड़ाव के अंदर
मैं एलिमेंट्स के नाम और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूं। 6 तक मैंने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ जो है वो डिस्कस कर ली। मतलब अपने को कौन कौन से कॉलम पे फोकस करना है, एक अभी के लिए इस कॉलम पे फोकस करना है, इस कॉलम पे फोकस करना है और इस कॉलम पे जो है वो फोकस करना है। उसके बाद देखो कार्बन के बाद एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वही है भैया, इतनी बड़ी माले की बिल्डिंग के मालिक को तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 7 आदमी है तो कैसे रोकने। 2 आप ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो बिठाओगे, 5 ऊपर चले जाएंगे, तो 2,5 जो है वो हम लोगों के पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 गेस्ट्स हैं जो आपके घर पे आ रहे हैं, तो आप ग्राउंड फ्लोर पे 2 को रोक रहे हो और बाकी बचे 6 ऊपर जाके रुक जाएंगे, तो 2,6 जो है वो हम लोगों के पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। उसके बाद फ्लोरीन जो है वो हम लोगों के पास 9 उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? तो आपने ग्राउंड फ्लोर पे 2 रोक दिए, बाकी बचे 7 ने आपने जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे बिठा दिए, तो 2,7 जो है वो हम लोगों के पास किसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नियॉन की। नियॉन के अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स है। 10 इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे कि भैया बड़ा बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, 2 तो ग्राउंड फ्लोर पे रुक गए और बाकी बचे 8 आपने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो रोक दिए, तो 2,8 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी किसकी? नियॉन की। उसके बाद आता है बेटा जी सोडियम। अब आपका ग्राउंड फ्लोर पूरा किराए पे चढ़ चुका है, फर्स्ट फ्लोर पूरा किराए पे चढ़ चुका है और अब आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो गए हैं टोटल। तो 11वें इलेक्ट्रॉन को किधर बिठाओगे? देखो 2 नीचे, उसके बाद 8 ऊपर, तो 10 तो यही हो गए। अब 11वां इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? वो उससे ऊपर वाली बिल्डिंग में जाएगा, तो 2,8,1, क्योंकि आपने कैसी बिल्डिंग जो है वो बना रखी है, 2 आपने ग्राउंड फ्लोर पे रेंट के देने के लिए कमरे रख रखे हैं, उसके बाद 8 कमरे का सेट जो है वो आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2,8,1 हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुकेंगे? 2,8,2। 2,8,2 क्यों हो गया ये भी समझ में आ गया, क्योंकि 12 थे, 2 ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 8 और फिर 2 जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। अब मुझे लगता है आपने पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो समझ लिया है इसी पर्टिकुलर जगह पे। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा देखते हैं एल्यूमिनियम्स के ऊपर जो है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2,8,3 हो जाएगा। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहीं रुक जाएगा, 2,8,4। सिलिकॉन के केस में, फॉस्फोरस के केस में जो है वो हमारे पास 15 एटॉमिक नंबर है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रुकेंगे? 2 ग्राउंड फ्लोर पे, फिर 8 और फिर 5, फिर 16 जो है वो 2, 8 और 6, फिर 17 एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, 2, 8 और 7, फिर आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, तो 2, 8 और 8। तो यहां पे 18 लोग जब आपके घर पे रहने के लिए आ गए, तो 2 आपने ग्राउंड फ्लोर पे, 8 आपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, और उसके बाद आपने और ऊपर वाले फ्लोर पे जो है वो 8 लोगों को बिठा दिया। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, आपके पास अब 19 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हो चुके हैं। आपने कहा यार मेरी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर भर गया पूरा, फर्स्ट फ्लोर भर गया पूरा, सेकंड फ्लोर भर गया पूरा, थर्ड फ्लोर पे जो है वो मेरे पास जगह है, मतलब चौथे शेल में जो है वो मेरे पास जगह, तो यहां पे 2,8,8,1 जो है वो हो जाएगा। और ऐसे ही कैल्शियम की अगर बात की जाए हम लोगों के पास, तो 2,8,8,2 जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एलिमेंट्स की आपको क्लियर है। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स की जो है वो वैलेंसी हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। वैलेंसी जो है वो क्या होता है? ये कंबाइनिंग पावर है। आप एक बार डेफिनेशन जो है वो नोट कर लो, फिर फंडा बाय फंडा जो है मैं आपको समझा दूंगा। इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। देखो एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको सीधा सीधा जो है वो रिलेशन बताता हूं। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला है H2O, जिसका फॉर्मूला है CO2, जिसका फॉर्मूला है NH3। तो बेसिकली दिमाग में कई बार ये सब चीजें आती हैं कि यार ये नंबर आ कहां से रहे हैं, यहाँ पे 2 ही क्यों लगा है, 3 क्यों नहीं लगा, यहाँ 2 क्यों नहीं लगा, यहाँ 5 क्यों नहीं लगा। तो ये सारे नंबर्स बेसिकली हर एटम की अपनी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होने के लिए। उसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को जिसमें कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी बॉन्ड बनता है, मान लो
एक एटम है, ये दूसरा एटम है। बॉन्ड बनने का मतलब एक दूसरे के साथ आके जुड़ गए। अब एक दूसरे के साथ आके तभी जुड़ेंगे जब एक दूसरे को कुछ दे रहा है, दूसरा पहले वाले को कुछ दे रहा है। तो मान लो इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा ला भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तू रख ले, तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि इसके पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर नंबर्स डिसाइड होते हैं। यहां पे जो अपने को जो है वो ध्यान देने रहते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज कर रहा है उसको हम लोग जो है वो वैलेंसी बोल देते हैं। और एटॉमिक नंबर 1 से लेके 5 तक कुछ अलग रूल को फॉलो कर रहा है, क्योंकि के शेल के अंदर, ये मैं आपको अभी जो है वो सारा समझा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से जो है वो इसको समझ लेना। देखो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं एटॉमिक नंबर 6 से डिस्कस करना आपके साथ वैलेंसी को, ठीक है। पहले क्या है, मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसका ये हो गया हमारे पास 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 है, पहले में 2 फिर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब क्वेश्चन याद है, ऑक्टेट रूल को आपको ध्यान में रखना है। अब इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इसको और चाहिए तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो वैलेंसी के अंदर जो सबसे प्राइम चीज आपको ध्यान देनी है वो है 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको गेन करने पड़ेंगे और ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है जो इसको चाहिए है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी हम लोगों के पास, 4 जो है वो होगी। अब मान लो 2,5 के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का एक आसान तरीका इसके पास क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन खींच लो, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर लो और 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे कर लो। यहाँ पे 3 लोग और बुला लो रहने के लिए, तो इसकी वैलेंसी को 3 की कमी है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। ऐसे देखा जाए 2,6 इसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको अपने पास जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तकरीबन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी। और ऐसे ही देखा जाए 2,7 ये हो गया हमारे पास 7, 8, 9 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो 2,7 हो गया। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो यहां पे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों के पास हो गया 2,8, ये हो गया हमारे पास क्या, नियॉन, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 10। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट, भाई ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, इसको कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए और, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0 जो है वो होगी। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 0 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो होगी। तो कंबाइनिंग कैपेसिटीज किन्हीं भी एटम्स की जो है वो हम लोगों के पास कितनी रहती हैं, वो जो है वो इस पर्टिकुलर ऑक्टेट रूल को यूज करते हुए वैलेंसीज में जो है वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो ये क्या हो गया 2,8,1। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से। ऑक्टेट इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे इसको आउटर शेल में, ये जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऐसे देखो 282 है किसका, मैग्नीशियम का, ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी भी हम लोगों के पास कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी जो है वो रखता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है ये लूज कर देगा। तो इसकी वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास कितनी होगी, 2 जो है वो होगी। अब एक टेबल के अंदर जो है वो मैं आपके साथ सब की वैलेंसीज जो है वो डिस्कस करने वाला हूं एक एक करके, ठीक है। मैं पहले शुरू कर रहा हूं वैलेंसीज डिस्कस करनी, कहां से, यहां से, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कहां तक डिस्कस कर चुका हूं, मैग्नीशियम तक जो है वो डिस्कस कर चुका हूं। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखना जरा ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज इजीली होंगे, गेन 5 करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी 3 है। यहां पर देखा जाए तो इसकी वैलेंसी 4 है। यहां पे देखा जाए 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इजी है, क्योंकि अपने को 8 कंप्लीट करने हैं। 8 कंप्लीट करने हैं, कैसे 8 कंप्लीट होंगे, 3 इसकी वैलेंसी जो है वो होगी, 3 इसके अंदर ऐड करोगे तो टोटल 8 जो है ये वाला जो है वो बन जाएगा। यहां पे भी ये टोटल 8 बनाना है आपको, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में, 2 गेन करके ऑक्टेट जो है वो इसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 और 2 हम लोगों के पास क्या रहता है, 8 रहता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में। अब 7 इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल हो जाएंगे। अब इसके आउटर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है,
इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0 जो है वो इसकी वैलेंसी हम लोगों के पास हो जाएगी। उसके बाद पोटाशियम की बात की जाए तो पोटाशियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इजीली लूज कर देगा। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इजीली लूज कर देगा, तो ये हम लोगों के पास वैलेंसी जो है वो होगी। अब मैं इसके बाद वैलेंसी डिस्कस कर रहा हूं 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स की, थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है, जिसमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा। इसके अंदर जो है वो फंडा फॉलो होगा ड्यूप्लेट रूल का। ड्यूप्लेट रूल का क्या फंडा है, अब देखो के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं टोटल। अब मान लो 8 इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंच ही नहीं रहा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कहां तक की, यहां तक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ऑक्टेट रूल वाली फिलॉसफी है ना, ये हम लोगों के पास वैलिड नहीं है 1 से लेके 5 तक। इसमें ड्यूप्लेट रूल चलता है। कौन सा रूल चलता है, ड्यूप्लेट रूल चलता है, किस चीज के लिए, वैलेंसी को डिसाइड करने के लिए। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, 2 करने के लिए कितने जो है वो इसको चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 हो जाएगा। अब हीलियम 2 ही है पूरे, के में तो 2 ही है, 8 थोड़ी ना हो जाएंगे। के में कैसे 8 कर लेगा, सोचने वाली बात है, क्योंकि के शेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो हम लोगों के पास 2 आ सकता है। 2 पूरे हैं, बिल्कुल खुश बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, कमरे मेरे भरे पड़े हैं, ग्राउंड फ्लोर मेरा पूरा किराए पे चढ़ गया, मेरे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 ही गेस्ट आए थे, 2 मेरे गेस्ट खुश हैं। 2 अगर मेरे गेस्ट खुश हैं तो उसकी वैलेंसी 0 होगी। उसके बाद देखा जाए 2,1 जो है वो हम लोगों के पास ना तो ग्राउंड फ्लोर भरा हुआ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे 1 ही है, उसको डर लगेगा, निकाल दो तो उसकी वैलेंसी कितने निकालोगे, ऊपर से 1। उसके बाद 2,2 2 निकाल दो, 2,3 है तो तीनों निकाल दो, हटाओ यहां से, हमारे पास ड्यूप्लेट जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहां पे 2,1 की वैलेंसी 1, 2,2 की वैलेंसी 2, 2,3 की वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास 3 होने वाली है। तो 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर्स की वैलेंसीज जो है मैं जूम करके चल रहा हूं कैसे आई है, और आपको जो है वो क्लियर है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के सिंबल 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनके अलावा भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको अभी जो है वो बेसिक लेवल केमिस्ट्री लर्न करते हुए ही जो है वो जानने हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स इसी तरह के जो है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले बेटा जी देखो, हमारे पास एक एलिमेंट है मरकरी। ये एक लिक्विड फॉर्म का मेटल है, जिसका सिंबल जो है वो हम लोगों के पास क्या होता है, Hg होता है। सिल्वर का जो ये मास है 108 है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Ag जो है वो इसका एटॉमिक नंबर हम लोगों के पास जो है वो होता है। गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास क्या रहता है, Au जो है वो रहता है। लेड एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, P फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकेंड लेटर स्मॉल। आयरन थोड़ा सा अलग देखो इसका नाम है, और Fe जो है वो इसका सिंबल है। टंगस्टन बहुत ही अजीब सा सिंबल, कई बार बच्चों को जो है वो लगता है, और लर्न करना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। तो W जो है वो इसका सिंबल है। आयोडीन का सिंबल जो है वो I है। जिंक के अंदर फर्स्ट और थर्ड लेटर का ही कॉम्बिनेशन हम लोगों ने जो है वो कर रखा है। कॉपर के अंदर Cu का कॉम्बिनेशन जो है, यूरेनियम के अंदर जो है वो कैपिटल U का कॉम्बिनेशन जो है वो हमने ले रखा है। और उसके आगे हम लोगों के पास है टाइटेनियम, कोबाल्ट। टाइटेनियम के लिए सिंबल फर्स्ट 2 लेटर्स जो है वो यूज कर रखे हैं। अभी आईफोन 15 प्रो जो है उसके अंदर टाइटेनियम की बॉडी जो है टाइटेनियम से मिली हुई ग्रेड 5 जो है टाइटेनियम एक अलॉय, जिसके अंदर वैनेडियम, एल्यूमिनियम और आयरन के साथ मिक्स करके टाइटेनियम को जो है वो बनाया गया। कोबाल्ट हम लोगों के पास CO सिंबल है। प्लेटिनम का सिंबल PT है। बेरियम का सिंबल जो है वो Ba है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, ये सारे के सारे जो है वो आपको जानने हैं। एक चीज और मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, टिन का जो सिंबल है वो SN है। ये काफी ज्यादा इस्तेमाल जो है वो होने वाले एलिमेंट्स हैं, जो इवन 10th क्लास तक जो है वो आपको देखने हैं। तो आई अज्यूम कि आपको ये जो है वो क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस रेशो में जो है वो कंबाइन करता है, सब कुछ इस पर्टिकुलर लेक्चर में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके जो है वो हम लोग सीखने वाले हैं। आई होप आपने पिछले सारी चीजों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, जो मैंने वीडियोस वगैरह जो है वो शेयर किए हैं, सारी वैलेंसीज के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के, वो आपको क्लियर है। और अब जो है वो हम लोग आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना मैं एक एलिमेंट आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो है हमारे पास क्या, सोडियम, और दूसरा एलिमेंट मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज क्लोरीन। अगर बात की जाए सोडियम और क्लोरीन की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 11,
और जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर है 17। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,1 एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,8,7। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें कि इसकी वैलेंसी की बात करें तो सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अब यहां पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट, तो इसकी वैलेंसी भी हम लोगों के पास जो है वो क्या होगी 1 होगी। ये सारी एक्टिविटी किसी भी कंपाउंड में करने के बाद यहां पे मैं सिंबल भी लिख देता हूं इसका, दिस इज Na एंड दिस इज Cl। तो अब मैं यहां पे आ रहा हूं, मैंने क्या लिखा यहां पे Na लिखा जो एलिमेंट का सिंबल है और Cl लिखा, और जो उसकी रिस्पेक्टिव वैलेंसी मैंने निकाली है वो इस एलिमेंट के नीचे यहां पे जो है वो लिख दो। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो सोडियम हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और क्लोरीन भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और कभी भी केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग फॉर्मूलाज लिखते हैं ना तो ये 1 को लिखना इतना जरूरी नहीं होता, हम लोग यूजुअली नहीं लिखते और ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है विच इज NaCl जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड इज NaCl जो है वो हम लोगों के पास होगा। तो इस तरह से सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो कर रहे हैं। ऐसे ही बेटा जी मैं आपके साथ जो है वो एक और कंपाउंड जो है वो डिस्कस करता हूं विच इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड दूसरा कंपाउंड जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दैट इज नाइट्रोजन। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के बीच में क्या कंपाउंड बन रहा है, तो देखो मैग्नीशियम का फॉर्मूला हम लोगों के पास है Mg और नाइट्रोजन का फॉर्मूला हमारे पास सिंबल नॉट फॉर्मूला सिंबल जो है वो N है। और एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 12 और इसका एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास 7। अगर आगे हम लोग बढ़ के जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी क्या होगी 2,8,2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2,5। और साथ ही अगर हम लोग जो है वो वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी 2 है और इसकी वैलेंसी 3 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा अपना ऑक्टेट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए और ये 5 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखता है और जिससे इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद का एल्गोरिदम मैंने आपको क्या बताया कि मैग्नीशियम का सिंबल लिखो, नाइट्रोजन का जो है वो सिंबल लिखो, मैग्नीशियम के नीचे 2 लिखो, नाइट्रोजन के नीचे जो है वो 3 लिखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहां पे हमारे पास क्या बन गया, इट इज Mg3 और साथ में नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो N2। मतलब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर हम लोगों के पास जो है वो 3 मैग्नीशियम होंगे और 2 जो है वो नाइट्रोजन एक साथ जुड़े होंगे और Mg3N2 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास जो है वो होगा। तो अब मैं एक तीसरा एग्जांपल आपके साथ जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं हमारे पास किसका, कैल्शियम का। मैं यूनिक एग्जांपल्स लूंगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और ये थोड़ा सा अलग से एग्जांपल है, ठीक है। और कैल्शियम का सिंबल इज Ca, ऑक्सीजन का सिंबल इज O। अब मैं एटॉमिक नंबर्स की बात कर लेता हूं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हम लोगों के पास कितना 8। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी 2,8,8,2। दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की बात की जाए तो 2,6 होगी। और इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें किसकी, वैलेंसी की, तो कैल्शियम की वैलेंसी जो है वो 2 है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर सकता है। ऐसी अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और जो है वो गेन कर सकता है और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा काम करने के बाद अपने को क्या करना होता है, कैल्शियम लिखना है और साथ ही ऑक्सीजन लिखना है। यहां पे इसकी वैलेंसी लिखनी है और यहां पे इसकी वैलेंसी लिखनी है। अब इसमें क्या अलग है वो मैं समझाता हूं। देखो अगर मैं यूजुअल ट्रेडिशनल जो अभी तुमने तरीका सीखा कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हम लोगों के पास जो है वो फॉर्मूला बन गया Ca2O2।
लेकिन हम लोगों के पास अगर देखा जाए तो ये कैल्शियम भी 2 ऑक्सीजन भी 2, तो हम इसमें ना कॉमन रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉमन रेशियो से मतलब कि ऐसा कोई कॉमन नंबर मल्टीपल ढूंढ लो मैथमेटिक्स के अंदर जो इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो यहां पे देखो 2 से अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो यहां 1 और 1 आएगा। तो इस 1 को सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करने के बाद अगर आप देखोगे तो CaO, दिस इज द राइट फॉर्मूला। ये हम लोग जो है वो कैल्शियम के ऑक्साइड को नहीं लिखते हैं, मतलब Ca2O2 हम लोग नहीं फॉर्म करते हैं। हम सिंपली जो है वो CaO जो है वो कैल्शियम के ऑक्साइड को जो है वो लिखते हैं। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी ये क्लियर हो रहे हैं आपको। अब मैं एक और एग्जांपल जो है वो आपके साथ इसी तरह की कॉमन रेशियो का जो है वो ले रहा हूं। तो एक कंपाउंड में ले रहा हूं कार्बन और दूसरा कंपाउंड हम लोग जो है वो अपने पास क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो ले रहे हैं। कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का हम लोगों के पास सिंबल है O। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज हम लोगों के पास कितना है, 6 है, और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर वही सेम 8 है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2,6। और इसके बाद बेटा जी हम लोग किसकी बात करते हैं, वैलेंसी की बात करते हैं। तो वैलेंसीज के अंदर अगर हम लोग देखें तो कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो इसकी 4 वैलेंसी जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगी। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हम लोगों के पास कितनी हो जाएगी, 2 वैलेंसी जो है वो हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करो, सिंबल लिखो कार्बन ऑक्सीजन। जो वैलेंसीज आई थी वो यहां पे आप लिख दो। अब देखो 2 और 4 है, इसका एक कॉमन मल्टीपल जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब एक कॉमन नंबर हम लोगों ने ढूंढ लिया जिससे मैं दोनों को जो है वो डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरे पास ये आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन 1 आएगा, ऑक्सीजन 2 आएगा। तो CO2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास थे मोनो एटॉमिक, मतलब सिंगल सिंगल एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। नॉट मोनो सिंगल सिंगल एटम्स, इट इज एक्चुअली लाइक मतलब एनायंस और कैटायंस आपस में जो है वो जुड़ रहे हैं। अब हम लोग इसके बाद जो है ना वो देखने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ जो है वो किस तरीके के हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉलीएटॉमिक आयंस के साथ जो है वो देखेंगे कि किस तरह से एलिमेंट्स जो है वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं ना कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस एक बार यहां पे लिख देता हूं। दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट जो है वो बोल देते हैं। उसके बाद एक पॉलीएटॉमिक आयन मैं यहां पे लिख रहा हूं विच इज फॉस्फेट हो गया। एक और पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज सल्फाइट। एक और पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज नाइट्रेट। एक और पॉलीएटॉमिक आयन जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस इज नाइट्राइट। दिस इज नाइट्राइट लिख लो, ये नाइट्राइट है, ये क्या है, नाइट्रेट है, ये हम लोगों के पास क्या है, सल्फेट है, ये हम लोगों के पास क्या है, फॉस्फेट है, और ये हम लोगों के पास क्या है, सल्फाइट है। अब अगर मैं इनके कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस की बात करूं तो उस चीज को जो है वो आप अंडरस्टैंड करो। देखो क्या रहता है हम लोगों के पास, मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का कंपाउंड आपको किसके साथ बनाना है, सल्फेट के साथ जो है वो बनाना है। दिस वन इज सल्फेट। तो क्या करना होगा इसके अंदर आपको, सबसे पहले वही सेम एल्गोरिदम जो हमने एक मोनोएटॉमिक मेटल के लिए जो है वो इस्तेमाल किया था या नॉन मेटल के लिए इस्तेमाल किया था स्टार्टिंग में, वही सेम आपको यहां पे इस्तेमाल करना है। एल्यूमिनियम का जो नंबर है वो 13 है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसमें 13 है, इसमें इसका नहीं चलेगा, सिर्फ इसी का चलेगा। और अगर मैं बात करूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हम लोगों के पास कितनी है, दिस इज 2,8,3। तो इसकी वैलेंसी मेरे पास जो है वो यहां पे आ गई कितनी, 3 वैलेंसी जो है वो आ गई। अब जो पॉलीएटॉमिक आयन होता है ना, जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट है, वो पर्टिकुलर आयन में एक चीज आपको ध्यान देनी है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको चार्ज लिखना है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि इसकी वैलेंसी इज, इसकी कंबाइनिंग पावर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉलीएटॉमिक आयन। उसके बाद क्या करना है आपको, मैं यहां पे फिर से इनको दोबारा से लिख रहा हूं, दिस इज एल्यूमिनियम एंड दिस वन इज सल्फेट, और सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, इसका चार्ज यहां पे, इसका चार्ज यहां पे। अब इसको मल्टीप्लाई करो लाइक दिस, तो हम लोगों के पास देखो क्या फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई होगा और
सल्फेट जो पूरा पॉलीएटॉमिक आयन है ना उसको ब्रैकेट में ले लो, क्योंकि आप सिंपली अगर यहां पे 3 लिख दोगे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा सल्फेट ही 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोगों के पास ये कंपाउंड बन गया, क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ये हम लोगों के पास बन गया। ऐसे देखो मैं एक और कंपाउंड आपको फॉर्म करके बता रहा हूं, एल्यूमिनियम का फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव। अब मैं ना एल्यूमिनियम की वैलेंसी ना बार बार नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने एक बार ही आपको निकाल के बता दिया कि इस तरीके से आपको जो है वो निकालनी है। अब मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में देखो इसकी वैलेंसी 3 निकली थी, इस पे चार्ज लिखना होता है, क्योंकि जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसमें चार्ज ही उसकी वैलेंसी होती है। तो यहां पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम लोगों के पास ये क्या बनेगा, एक मिनट, इससे पहले जो है वो आपको मैंने बताया था, वो जो रूल है कॉमन रेशो लेने वाला वो बिल्कुल सेम तरीके से ही चलेगा, क्योंकि यहां पे भी 3 है यहां पे भी 3 है, तो देयर इज वन कॉमन नंबर जिससे हम लोग दोनों को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे डिवाइड करने के बाद ये 1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है, तो ये ऐसे जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज लाइक AlPO4 जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है ये फॉर्म हो गया। ऐसी देखो मैं आपको अभी मैग्नीशियम नाइट्रेट बना के बताता हूं। देखो मैग्नीशियम Mg और नाइट्रेट हम लोगों के पास है NO3 नेगेटिव। अभी मैं मैग्नीशियम की वैलेंसी मैंने अभी आपके साथ यहां पे जो है वो डिस्कस की थी, 2 निकली थी। मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, आप ये पूरा जो है वो इसके अंदर नोट कर लेना। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी हम लोगों के पास जो है वो 2 है, और नाइट्रेट क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है इसका अपने को जो है वो चार्ज लिखना है यहाँ पे। तो ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा और हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम, और साथ ही हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, NO3, और साथ में जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ही 2 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये मैग्नीशियम नाइट्रेट भी आपको जो है वो बनाना आ गया। अब मैं आपको यहां पे जो है वो एक और कंपाउंड बना के दिखा रहा हूं, दैट इज कैल्शियम, और एंड दैट इज व्हाट, फॉस्फेट। तो कैल्शियम की वैलेंसी अभी हमने पीछे निकाली थी 2 है, फॉस्फेट पे चार्ज जो है वो 3 है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, Ca3 बन जाएगा, और साथ ही हम लोगों के पास PO4 तो है ही है, और पूरा PO4 जो है इस पर्टिकुलर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बन जाएगा। एक चीज आपको जो ध्यान देनी है ना वो ये है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जब भी हम लोग ये लिख रहे हैं तो यहां पे इसका चार्ज मेंशन नहीं करना है। ऐसे यहां पे नाइट्रेट का चार्ज मेंशन नहीं करना है, वो हमने ऑलरेडी यहां टेकअप करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको ये नहीं देखना कि ऊपर जो लिखा हुआ ना वो कुछ नहीं लिखना, नीचे वाला नंबर एज इट इज रहेगा। यहां पे देखो ये 4 और ये 4 जो है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ भी जो है वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसे देख लो यहाँ पे NO3 ये सेम रहेगा, लेकिन ऊपर वाला ये आपको फॉर्मूला के अंदर जो है जो आप कंपाउंड का फॉर्मेशन करोगे उस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो नहीं लिखना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको पॉलीएटॉमिक आयंस के और सिंपल आयंस के जो है वो कंपाउंड्स के फॉर्मेशंस क्लियर है। एटॉमिसिटी जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले कि एटॉमिसिटी का जो है वो क्या मतलब हम लोगों के पास जो है वो रहता है। कई बार काफी कंफ्यूजन बच्चों को इसका और वैलेंसी के बीच में जो है वो होता रहता है, बट एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर तरीके से जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको जो है वो एटॉमिसिटी हम लोग बोल देते हैं। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है उसको हम लोग एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो O2 की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर टोटल कितने एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, हम लोगों के पास 2 एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसकी एटॉमिसिटी जो है वो 2 होगी, जिसको हम लोग डाई एटॉमिक भी बोल देते हैं। ओजोन का जो मॉलिक्यूल है दैट इज O3, 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक भी बोल देते हैं। हीलियम का जो एटम है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म He की ही फॉर्म में प्रेजेंट होता है। He के साथ 2, 3, 4 मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी अलग से जो है वो नहीं लगते हैं, इसीलिए हीलियम जो है वो हम लोगों के पास मोनो एटॉमिक एलिमेंट है। उसके बाद फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस की एक काफी स्टेबल फॉर्म है P4। तो 4 फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स जो एटम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके के साथ जो है वो एक पर्टिकुलर फैशन में एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो
टेट्रा एटॉमिक फास्फोरस जो है वो हम लोग बोल देते हैं। सल्फर की बात की जाए तो सल्फर जो है वो बहुत स्टेबल S8 फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, तो ये इसको हम लोग जो है वो पॉली एटॉमिक, 4 से ज्यादा को हम लोग पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। तो S8 एक स्टेबल फॉर्म है। वाटर बहुत फेमस मॉलिक्यूल है, H2O इसका फॉर्मूला है। 3 जो है वो इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए इसको ट्राई एटॉमिक जो है वो बोल देते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको एटॉमिसिटी क्लियर है, लेकिन मैं एक दो और मॉलिक्यूल्स टेकअप कर रहा हूं जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना इसको। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है PbNO3 इस तरह का ट्वाइस, थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर एटॉमिसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। देखो एक तो Pb हो गया, अब ये 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 ही नाइट्रोजन होंगे और 6 जो है वो टोटल ऑक्सीजन होंगे। यहां पे कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो ये नीचे नंबर ये लिखा होता है ना, इसको सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई मतलब वो उतना डबल है उसका, इसका मतलब है NO3 जो है वो डबल है। डबल मतलब 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन। इसकी एटॉमिसिटी अपने को जो है वो निकालनी है, तो वो क्या होगी 1 + 2 + 6 विच इज इक्वल टू 9 जो है वो इसकी एटॉमिसिटी हम लोगों के पास जो है वो हो जाएगी। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, एटॉमिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आज हम लोग समझेंगे, क्लास 9th का साइंस का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का ये पर्टिकुलर टॉपिक है। काफी सिंपल है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही कभी जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं पहले इसकी डेफिनेशन हम लोगों के पास क्या बोलती है और फिर ये क्या चीज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास को ना तो कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी खत्म किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की, अगर हम लोगों के पास जो है वो बात हो रही है। मतलब क्या है इसका कहने का, मान लीजिए हम लोगों के पास 2 चीजें जो है वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं। जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं ना, उन चीजों को ना हम लोग क्या बोलते हैं अपने पास, रिएक्टेंट जो है वो बोल देते हैं। और जैसे ही ये दोनों रिएक्ट करती हैं तो कुछ नई चीज जो है वो फॉर्म होती है, जिसको हम लोग जो है यहां पे शो कर रहे हैं C+D से। और ये हम लोगों के पास क्या बोलते हैं, इसको जो चीज फॉर्म होती है और एरो के राइट साइड में होती है उसको हम लोग जो है वो प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो मास जो रिएक्टेंट्स का मास है, मतलब जितना A और B मिला के हम लोग मिक्स करेंगे उतना ही हम लोगों के पास C और D मिला के जो है वो हम लोगों के पास बनेगा। मतलब क्या कि जितना रिएक्टेंट का मास हम लोगों के पास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास जो है वो हम लोगों के पास जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको आप समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, मान लीजिए ये हम लोगों के पास A जो है वो 50 ग्राम है, उसके अंदर मैंने 100 ग्राम B जो है वो मिक्स किया। अब 50 + 150 100 जो है ये हम लोगों के पास टोटल अगर देखा जाए तो 150 ग्राम हो गया। और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे पास। मान लीजिए C जो बन रहा है वो 80 ग्राम बन रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि D जो है वो कितना बनेगा। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई करूं, तो हमारे पास क्या चीज है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड का मास है विच इज 150, दैट इज इक्वल टू उतना ही राइट हैंड साइड का जो है वो हम लोगों के पास मास फॉर्म होगा। तो यहां पे क्या हो गया 80 + x, x ले लिया मैंने इसको, तो यहां से x की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो किसके बराबर आ जाएगी 150 और माइनस जो है वो आप 80 कर दो, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 70 ग्राम जो है वो x की वैल्यू हम लोगों के पास जो है वो बन जाएगी। तो जितना रिएक्टेंट्स का मास है उतना ही हम लोगों के पास जो है वो प्रोडक्ट्स का मास फॉर्म होता है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हम लोग बोल देते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स इवन एनसीईआरटीज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में भी जो है वो गिवन है। कई बार ना बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि यार मास का नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय होने से रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मासेस कैसे बराबर हो जाते हैं, मतलब दोनों कैसे कोरिलेटेड है चीजें। इसमें कई बार बच्चों को जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मान लो आप इसको ऐसे समझो, मान लो हमारे पास जो है वो हमने कुछ अमाउंट A का डाला, जैसे हमने 5 ग्राम A डाला, उसके अंदर मैंने 10 ग्राम B जो है वो डाल दिया। A और B जो है वो मैंने मिक्स कर दिया। अब ऑब्वियसली ना तो इसको खत्म किया जा सकता है ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता। इसका मतलब जितना मैंने सामान डाला है उतना ही रहेगा। तो मतलब जो भी
मेरे पास फॉर्म होने वाली है वो हमारे पास 15 ग्राम ही टोटल जो है वो फॉर्म होगी, क्योंकि मास ना कभी खत्म होता है, मतलब ये 5 का 4 कभी भी नहीं होगा और ये 10 का 11 भी कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10 का 11 करना मतलब मास क्रिएट करना, वो पॉसिबल नहीं है। 5 का 4 करना मतलब मास को डिस्ट्रॉय करना, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर, जो भी हम लोगों के पास रिएक्टेंट्स का मास जो है वो प्रोडक्ट्स के मास के जो है वो बराबर रहता है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपको क्लियर है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो आज हम आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या डेफिनेशन है इसकी देखते हैं। इन अ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर हम लोगों के पास है, एलिमेंट्स जो है ना वो प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब एलिमेंट्स जो है वो एक डेफिनाइट मतलब एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो है ना वो प्रेजेंट रहते हैं। इसी चीज को मैं आपको जो है वो समझा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वाटर का। इस वाटर के मॉलिक्यूल को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो तो हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक जो है वो हम लोगों के पास क्या है, ऑक्सीजन है। अगर हाइड्रोजन का एटम का मास देखा जाए ना तो हाइड्रोजन के एटम का जो मास होता है, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर जो है वो रहता है। और हम लोगों के पास जो ऑक्सीजन के एटम का मास है दैट इज इक्वल टू 16 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास हो जाता है। अगर इसको देखा जाए तो हाइड्रोजन यहां पे 2 टाइम्स 1 और ये 16, मतलब 2 is 16 हो गया। कॉमन रेशियो अगर फाइंड आउट की जाए तो 1:8 के अंदर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अंदर क्या प्रेजेंट है, मतलब क्या है इसका कि अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का लिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मासेस का रेशो होता है, मतलब जितना हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का मास है वो 1:8 जो है वो होता है। चाहे आप पानी इंडिया का ले लो, न्यूजीलैंड का ले लो, ऑस्ट्रेलिया का ले लो, कनाडा का ले लो, पाकिस्तान का ले लो, चाइना का ले लो, कहीं का भी पानी ले लो, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 रहता है। नेचर ने कोई भी गड़बड़ जो है वो कहीं पे भी नहीं कर रखी। सेम रेशियोज के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट जो है वो हम लोगों के पास होते हैं। ऐसी एक और एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर जो है वो गिवन है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। एक एग्जांपल गिवन है हमारे पास किसका, अमोनिया का, NH3। ये एक मॉलिक्यूल है जिसका कॉमन नाम है, काफी फेमस मॉलिक्यूल है ये केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। और इसके अंदर एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 3 इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर मासेस की बात की जाए ना तो नाइट्रोजन का जो मास होता है वो हम लोगों के पास 14 यूनिट्स होता है और हाइड्रोजन का मास मैंने आपको अभी बताया कि 1 यूनिट है। तो यहां पे रेशियोज अगर फाइंड की जाए तो ये 14 यूनिट्स हो गया, ये 3 यूनिट्स हो गया, तो 14:3 रेशियो के अंदर जो है वो नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन जो है वो हम लोगों के पास प्रेजेंट रहती है। मतलब कोई भी अमोनिया आप ले लो, नाइट्रोजन का मास जो उस अमोनिया के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है इज टू हाइड्रोजन का मास जो उस अमोनिया के अंदर प्रेजेंट है वो हमेशा और हमेशा जो है वो 14:3 के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। और हमेशा कोई भी अमोनिया के अंदर ये रेशो जो है वो फिक्स्ड रहती है। इसी को लॉ ऑफ कांस्टेंट मतलब बराबर प्रोपोर्शन, हमेशा जो है वो रेशो प्रोपोर्शन जो है वो इसका बराबर रहेगा जो भी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। एक बार हम लोग इसके नोट्स के अंदर जो है वो देख लेते हैं हमने क्या जो है वो लिख रखा है। आप सारा कुछ जो है वो इसको देख के यहां पे लिख सकते हैं। और यहां पे देखो थोड़ा सा हम लोग जो है वो देखते हैं इसको कि हमने एग्जांपल्स जो है वो कौन कौन से ले रखे हैं इसके अंदर कि इन अ कंपाउंड सच एज वाटर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हमेशा 1:8 है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूं तो उसके अंदर 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो डालनी पड़ेगी, तभी जाके जो है वो वाटर ऑब्टेन होगा। मतलब ये कहने का कि अगर 1 ग्राम मैंने हाइड्रोजन ले ली तो उसमें 1:8 ही रेशियो है, तो ऑक्सीजन आपको 8 ही लेनी पड़ेगी, हाइड्रोजन के मास के 8 गुना ज्यादा ही लेनी पड़ेगी टू ऑब्टेन दिस पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद अमोनिया के अंदर बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो अभी हम लोगों ने बताया कि 14:3 रेशियो के अंदर प्रेजेंट है। चाहे किसी भी सोर्स से
किसी भी प्रोसेस से, किसी भी अलग केमिकल रिएक्शन से क्यों ना हम लोग जो है वो अमोनिया प्रिपेयर कर रहे हो, अमोनिया के अंदर हमेशा नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है उसका रेशो 14:3 के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो आपको क्लियर है। डाल्टन ने जो है वो साइंस के अंदर सबसे पहले एटम्स की थ्योरी या एटम्स वर्ड्स का जो है वो इजाद किया था, तो बहुत सारी चीजें उसने जो है वो सोच के बताई थी कि एटम जो है वो कैसा होता है, उसके पोस्टुलेट्स क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रहती है। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में सब चीजों को इग्नोर करते हुए कि हमारे भी महर्षि कनक हुए थे जिन्होंने जो है वो इस चीज को सबसे पहले जो है वो बताया था, उससे कई हजारों साल बाद भाई डाल्टन पैदा हुआ था, बट स्टिल डाल्टन को ही हमें प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि वेस्टर्न जो है वो सिविलाइजेशन हम लोगों के ऊपर भारी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है वो भारी है, बट स्टिल हम लोग उसको वैसे ही पढ़ेंगे, हमें को कोई मतलब नहीं है, हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और हम लोग डाल्टन के बारे में जो है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। डाल्टन ने जो है वो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी। उसने बोला कि सारा मैटर, हर चीज जो है वो मैटर के अंदर, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मिक्सचर हो, कुछ भी फॉर्म का मैटर जो है वो प्रेजेंट हो, क्योंकि मैटर यूजुअली या तो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, या कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, या जो है वो मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बना हुआ, जिसको हम लोग जो है वो एटम्स बोल देते हैं। अब एटम्स के अंदर क्या पोस्टुलेट्स है, क्या रूल्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम लोग देखते हैं। सारा मैटर, कुछ भी हो, वो सब कुछ जो है वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बना हुआ है, जिसको हम लोग जो है वो एटम्स बोल देते हैं। और ये पार्टिकल्स जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स मैटर के जो है वो सबसे छोटी चीज, उसको हम लोग एटम बोलते हैं, उससे मिलके जो है वो बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें तो एटम इनडिविजिबल है, एटम के जो है वो फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब ये पॉइंट के ऊपर ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं, क्योंकि यहीं से हम लोगों के पास जो है वो एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये यहीं से डेवलप हुआ है। मतलब डाल्टन का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो हम लोगों के पास जो है वो नए तरीके का कॉन्सेप्ट, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन जो है वो कर रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि एटम इसने बोल दिया ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे ना ही जो है वो क्रिएट करेंगे। इसका मतलब एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो जितना रिएक्टेंट हम लोग उसके अंदर डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, वहां पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो इन चीजों की कर रखी है, तो आप वहां पे जाके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, ओवरऑल सुपरफिशियल व्यू जो है वो ये है कि एटम इंडिविजिबल है और उसको ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। इससे कौन सा प्रिंसिपल जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास का। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास को ना कभी क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मास को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो यही चीज एटम्स के क्रिएट और डिस्ट्रॉय से जनरेट हुई है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ए एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड का ए एटम ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कोई भी एटम अगर आप ले रहे हो तो सारे आइडेंटिकल इन साइज है। मतलब सारे गोल्ड के एटम्स का साइज जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बराबर रहेगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, सब कुछ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल पॉइंट, सब कुछ जो है वो हम लोगों के पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड करके जो है वो सेम रहने वाला है। क्योंकि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं मास के अंदर भी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर भी। मैं अज्यूम कर रहा हूं थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर है। उसके बाद आगे बात करते हैं एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं, चाहे है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, लेकिन एटम्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हर चीज जो है वो डिफरेंट रहती है अगर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट एटम जो है वो प्रेजेंट है। एक एटम दूसरे एटम से तभी मिलता है अगर वो सेम आइडेंटिकल
एलिमेंट का है। अगर गोल्ड को सिल्वर से आप कंपेयर करोगे तो ना तो गोल्ड की प्रॉपर्टी सिल्वर से मिलने वाली है और ना ही गोल्ड का रेट जो है वो सिल्वर के बराबर होने वाला है। तो ये चीज जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि एटम्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं उनका अलग मास रहता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों के पास जो है वो अलग रहती हैं। उसके बाद हम लोग जो है वो लास्ट के 2 पॉइंट्स इसके अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ये चीज जो है वो आपको समझनी पड़ेगी कि यहां से जो है ना वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का इजाद जो है वो हो रहा है हम लोगों के पास कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो यहां से ये H2O बनेगा, मतलब 2:1 के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमेशा प्रेजेंट होगा। तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ होल नंबर टू फॉर्म अ कंपाउंड, मतलब इसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने एक 2 और 1 के रेशो में कंबाइन करके जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया। ऐसी अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने 1 और 3 रेशो में कंबाइन करके अमोनिया के मॉलिक्यूल का जो है वो फॉर्मेशन किया। और ये रेशो हम लोगों के पास जो है वो एक होल नंबर रेशो होती है, फिक्स्ड जो है वो हम लोगों के पास रहती है। इसी पर्टिकुलर रेशो से, इसी पर्टिकुलर पोस्टुलेट से हम लोगों के पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो यहीं से डिराइव हुआ है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब है कि एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों के पास एक होल नंबर मासेस की रेशो के अंदर फिक्स्ड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ऊपर हमने पूरा वीडियो जो बना रखा है वो आप देख सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए ये समझ ले क्योंकि एलिमेंट्स होल नंबर के रेशो में कंबाइन करते हैं तो एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशो रहता है वो भी हम लोगों के पास एक होल नंबर में होता है और वो रेशो जो है वो फिक्स्ड रहता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं ये पर्टिकुलर 5th पोस्टुलेट भी आपको जो है वो क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग जो है वो लास्ट पॉइंट डाल्टन के पोस्टुलेट्स का, द रिलेटिव एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई भी गिवन कंपाउंड ले लो आप, जैसे मान लो वाटर का कंपाउंड ले लिया, इसके अंदर सबको पता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, मतलब रिलेटिव नंबर, मतलब 2 हाइड्रोजन के पीछे 1 ऑक्सीजन है। और हम लोगों के पास काइंड ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। किसी भी कंपाउंड की बात आप लोग कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है तो यहां पे 1 कार्बन है और 2 मेरे पास जो है वो ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 रेशो के अंदर जो है वो प्रेजेंट है और ये हमेशा 1:2 में ही जो है वो कंबाइन करेंगे किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन के अंदर। रिलेटिव नंबर मतलब कितने जो है वो 1 कार्बन के पीछे 2 ऑक्सीजन है, दिस इज द रिलेटिव नंबर। और काइंड ऑफ एटम्स मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की बात हो रही है वो हमेशा और हमेशा जो है वो फिक्स्ड रहते हैं। तो यही डाल्टन के जो है वो पोस्टुलेट्स है। डाल्टन के पोस्टुलेट्स से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस कौन से पोस्टुलेट्स जो है वो बता रहे हैं। ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जब चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। मैं जूम करके चल रहा हूं, डाल्टन के पोस्टुलेट्स जो है वो आपको क्लियर है। बहुत सारे टाइम पे जो एटम्स हैं वो अपनी ग्राउंड स्टेट में या एक न्यूट्रल फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टिव रहते हैं। तो एलिमेंट्स जो है वो कई बार इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं या एलिमेंट्स जो है वो कई बार इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेते हैं अपनी स्टेबिलिटीज को गेन करने के लिए। ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो करने के लिए, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखने के लिए। तो बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। जो एलिमेंट्स एक लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो यूजुअली हमारे पास मेटालिक टेंडेंसीज के होते हैं, और जो एलिमेंट्स यूजुअली गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं एलिमेंट्स को, उनका एक नॉन मेटालिक बिहेवियर जो है वो रहता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन सी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज जो है वो कर रहे हैं और उनको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं आयंस की। तो कोई भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो जिसके ऊपर कोई भी चार्ज हो, या देखो 2 ही तरह के चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसको आयंस जो है वो हम लोग जो है वो बोल देते हैं। अब आयंस हम लोगों के पास जो है वो कौन कौन से हो गए, जैसे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, क्लोरीन
नेगेटिव। तो ये आयंस जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो रहे हैं। एक बार मैं आपको ना बता देता हूं कि ये आयंस बन कैसे रहे हैं, इनके ऊपर चार्जेस आ कैसे रहे हैं, वो चीज जो है वो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हम लोगों के पास कितना है? द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो अगर मैं बात करूं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी मेरे पास 281। तो मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो हम लोगों के पास ये करेगा क्या? इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाएगा 2,8 प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोगों के पास ये हो जाएगा। तो 2,8 जो है वो हम लोगों के पास यहां पे फॉर्म हो रहा, और ये 2,8 एक ऑक्टेट रूल को जो है वो फॉलो कर रहा है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, तो इसीलिए सोडियम पॉजिटिव आयन जो है वो फॉर्म हो रहा है। ऐसी मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन हम लोगों के पास क्या बिहेवियर शो कर रहा है? क्लोरीन इज 2,8,7। तो क्लोरीन अगर 2,8,7 है तो इसका मतलब क्या? क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। इसके अंदर आएगा एक इलेक्ट्रॉन, तभी जो है वो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसका मतलब दिस क्लोरीन हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Cl नेगेटिव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसकी जो कन्फिग्रेशन बन जाएगी वो 2,8,8 जो है वो फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप यहां पे मैग्नीशियम को देख लो, एल्यूमिनियम को देख लो, तो मैग्नीशियम का मैं सीधा लिख देता हूं, देखो 2,8,2 है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ऐसी देखो एल्यूमिनियम है तो ये 2,8,3 है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसको जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर एल्यूमिनियम के ऊपर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर या इवन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो चार्जेस आते हैं और वो स्टेबिलिटीज की ओर जो है वो हम लोगों के पास मूव करते हैं। इन्हीं चीजों को हम लोग जो है वो आयंस बोल देते हैं। अब आयंस की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास ये 2 कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइडेड है। एक होता है हमारे पास कैटायन और दूसरा होता है हम लोगों के पास एनायन। अब कैटायन क्या होता है? कोई भी आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं? कैटायन बोल देते हैं। और कोई भी जिसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको हम लोग जो है वो एनायन बोल देते हैं। अब बेटा हम लोग कैटेगरी की बात करेंगे कैटायंस की। कैटायंस वो एटम्स के ऊपर चार्जेस है, अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तो उनको हम लोग कैटायंस जो है वो बोल देते हैं। ये तरह का बिहेवियर यूजुअली जो है वो कौन शो करते हैं? मेटल्स जो है वो शो करते हैं, क्योंकि मेटल्स का एक जनरल टेंडेंसी रहता है। क्या टेंडेंसी रहता है मेटल्स का हम लोगों के पास? कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का टेंडेंसी जो है वो रखते हैं। तो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। और किसी के ऊपर जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग कैटायन बोल देते हैं। जैसे अभी मैंने Mg2 पॉजिटिव बताया, सोडियम पॉजिटिव बताया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बताया, लिथियम पॉजिटिव बताया, तो ये सारे के सारे जो है वो हम लोगों के पास जो है वो कैटायंस वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब एलिमेंट्स के ऊपर अगर हम लोगों के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज वाले जितने भी स्पीशीज हम लोगों के पास होते हैं उन स्पीशीज को हम लोग जो है वो एनायंस बोल देते हैं। ये यूजुअली एक टेंडेंसी रहती है कि हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करने के बाद ही ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है। जैसे अभी मैंने क्लोरीन का केस आपके साथ डिस्कस किया था, ऑक्सीजन का केस में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 2,6 जो है ये एलिमेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। तो व्हाट विल हैपन इज इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल बी कन्वर्टेड इनटू O2 नेगेटिव और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगा। तो ये एनायंस जो है वो हो जाएंगे। तो एनायंस यूजुअली कौन बनाते हैं? हमारे पास नॉन मेटालिक जो है वो एलिमेंट्स एनायंस को बनाते हैं, मतलब नॉन मेटल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स का एक जनरल बिहेवियर है कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है तो एनायंस का फॉर्मेशन जो है वो करते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोगों के पास जो है वो देखने को मिलता है, दैट इज द केस ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन की अगर आप बात करो तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी K शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये डुअल नेचर शो कर रहा है। डुअल नेचर कैसे शो कर रहा है कि हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H नेगेटिव, और हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। देखो गेन करना मतलब इसमें एडिशन कर दिया, हमने एडिशन कर दिया तो यहां पे इसका एनायन जो है वो फॉर्म हो गया, और यहां पे जो है वो इसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो यहां पे क्या चीज फॉर्म हो रही है मेरे पास, कैटायन जो है वो फॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोजन का कैटायन यहां पे बन रहा है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो डुअल कैरेक्टर जो है वो शो कर रहा है, मतलब मेटल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है, नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो बोथ कैटायंस एंड एनायंस को जो है वो फॉर्म करता है, और इसके बहुत स्पेशल नाम दिया जाता है। इसका नाम हम लोगों के पास जो है वो क्या रहता है, हाइड्राइड्स जो है वो हम लोगों के पास होता है, ठीक है। और इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन जो है वो बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, इसका नाम हो जाता है हमारे पास क्या, हाइड्रोनियम आयन जो है वो इसको हम लोग बोल देते हैं, जो कि कैटायन वाला पार्ट है, और जो एनायन वाला पार्ट है उसको हम लोग हाइड्राइड जो है वो बोल देते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो एनायंस के नाम में हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मैं आपके साथ यहाँ पे बताता हूँ। क्लोरीन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 2,8,8 कन्फिग्रेशन बना लेता है। ऐसी ब्रोमीन के ऊपर भी हम लोगों के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव आ जाता है, आयोडीन के ऊपर भी नेगेटिव आ जाता है, और यहां पे मैं लिख देता हूं ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आ जाता है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव आ जाता है, फास्फोरस के ऊपर भी 3 नेगेटिव चार्ज जो है वो हम लोगों के पास आ जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर मैंने अभी बताया कि नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इस तरह के आयंस के नाम बड़े स्पेशल हैं। इनके नाम के साथ जो सुफिक्स है ना, दैट इज क्या, आइड। तो इनके नाम देखो ये क्लोरीन है, तो इस आयन का जो है वो स्पेशल नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। ये ब्रोमीन है, तो इसका जो है वो स्पेशल नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं। ये फ्लोरीन है, इसका जो है वो स्पेशल नाम है जिसको हम लोग फ्लोराइड बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोडीन है तो आयोडाइड। आइड से ही एंड करेंगे। ये हम लोगों के पास जो है दैट इज ऑक्साइड। ये हम लोगों के पास क्या, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड, ठीक है। ये हम लोगों के पास फॉस्फोरस है तो इट इज फॉस्फाइड। ये हम लोगों के पास हाइड्रोजन है तो इट इज हाइड्राइड। तो जितने भी देखो तुम लोग जो है वो मोनो एटॉमिक वाले, मतलब जिसमें सिंगल एटम प्रेजेंट है और साथ में जो है वो उसके ऊपर चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, उनके नाम जो है वो यूजुअली आइड से जो है वो एंड करते हैं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आयंस, कैटायंस एंड एनायंस जो है वो आपको क्लियर है। पॉलीटॉमिक आयंस के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। आयंस क्या होते हैं कि जब भी किसी एटम पे या मॉलिक्यूल पे चार्ज होता है उसको हम लोग आयन बोल देते हैं। तो बड़ी स्पेशल एक कैटेगरी है जिसको हम लोग पॉलीटॉमिक आयंस जो है वो बोल देते हैं। पॉलीटॉमिक आयंस मतलब बहुत सारे एटम्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का कॉम्बिनेशन इस तरीके से हुआ है कि ओवरऑल जो ग्रुप के ऊपर जो है वो कुछ पॉजिटिव चार्ज या कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो जाए। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है वो अपीयर करता है तो उसको हम लोग पॉली एटॉमिक, पॉली मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स जो है जब हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉलीटॉमिक एटम जो है वो हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे जो है मैं बात करूं तो यहां पे देखो SO4 मतलब एक सल्फर का एटम, 4 ऑक्सीजन के एटम इस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो कंबाइन कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो नेट चार्ज बन रहा है वो 2 नेगेटिव का जो है वो फॉर्म हो, तो जिसको हम लोग सल्फेट बोल देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन इस तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं कि उसके ऊपर चार्ज जो है वो हम लोगों के पास नेगेटिव जो है वो हो, ठीक है। तो अब मैं आगे इसके अंदर जो है वो बढ़ रहा हूं। तो यूजुअली इसके अंदर बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखने हैं। देखो 8 हम लोगों के पास सल्फेट है, ये हम लोगों के पास SO4 2 नेगेटिव है। तो यूजुअली 8 हम लोग कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ अटैच है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन जहां पे भी अटैच है वो 8 वाली कैटेगरी हम लोगों के पास होती है। जैसे नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन के साथ जो है वो 3 मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो सकते हैं, तो उसको हम लोग नाइट्रेट जो है वो बोल देते हैं। और ऐसे ही हम लोगों के पास ये सल्फेट हो गया। एक हम लोगों के पास आइट है, मतलब इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो, चार्ज सेम रहा।
ऐसी नाइट्राइट है तो इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो और चार्ज जो है वो सेम रहा, तो सल्फाइड इज SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव। यहां पे ना ये मैंने जस्ट एज ए कंपैरिजन सेक जो है वो लिखा है, दिस इज नॉट अ पॉलीएटॉमिक आयन, जस्ट टू मेक द यू अंडरस्टैंड कि सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड तीनों एक जैसे नाम लगते हैं, लेकिन जहां पे भी आइड आ जाए तो दैट इज अ सिंगल एटम हैविंग सम नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम लोग आइड जो है वो बोल देते हैं। एनायंस के अंदर मैंने जो है वो इस चीज को समझाया था। ऐसे ही यहां पे देखो मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे भी नाइट्रोजन के ऊपर जो 3 नेगेटिव चार्ज है दैट इज नाइट्राइड, लेकिन इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएट करने के लिए नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइड जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट और N3 नेगेटिव इज, यहां पे सिंगल एटम है और उसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग नाइट्राइड जो है वो बोल देते हैं। तो ये सारे जो है वो आपको अपने दिमाग में बिठा लेने हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं इन एटॉमिक आयंस की। हाइड्रोक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज OH नेगेटिव जो है वो हाइड्रोक्साइड है। अब देखो एक और होता है हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या इसका नाम बाइकार्बोनेट भी है। तो HCO3 मतलब HCO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाए, दैट इज बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, यहां से हाइड्रोजन हटा दो तो CO3 2 नेगेटिव इज कार्बोनेट। फॉस्फेट मैंने आपको अभी पीछे लेक्चर्स में जो है वो समझा दिया था, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट होता है। फॉस्फाइड इज ऑल्सो हियर टू जस्ट मेक अ कंपैरिजन बिटवीन फॉस्फेट एंड फॉस्फाइड। फॉस्फेट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, फॉस्फाइड इज मोनोएटॉमिक एनायन जो है वो हम लोगों के पास हो गया। अब देखो ये एक ऐसा एनायन है पॉलीएटॉमिक आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेम वन पॉलीएटॉमिक आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम लोग अमोनियम बोल देते हैं, अमोनियम NH4 पॉजिटिव। एक्चुअली ये अमोनियम वर्ड आया है NH3 से, जिसको हम लोग जो है वो साइंस के अंदर क्या बोल देते हैं, अमोनिया गैस जो है वो बोल देते हैं। ये गैस एक H पॉजिटिव को गेन करके NH4 पॉजिटिव जो है वो बनाती है, जिसको हम लोग अमोनियम जो है वो बोल देते हैं। ऐसे ही देखो आगे हम लोगों के पास एक और कंपाउंड है जिसका नाम है हमारे पास क्या, एसीटेट। तो एसीटेट हम लोगों के पास क्या है, CH3COO नेगेटिव। इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग जो है वो एसीटेट्स बोल देते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो है वो कैटेगरी है, लेकिन इसके बारे में आप क्लास 10th के अंदर जो है वो देखने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एक कॉमन नेम एसीटेट जो है वो रहता है। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे मैं बता दूं आपको, जो घरों में सिरका विनेगर इस्तेमाल करते हो उसके अंदर इस तरह की कॉम्पोजिशन जो है वो प्रेजेंट रहती है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, पॉलीएटॉमिक आयंस में सब 8 8 आइड और क्या क्या हम लोगों के पास जो है वो सारे के सारे जो है वो आपको क्लियर है। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो है वो हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो बेसिकली क्या रहता है कि कोई भी कंपाउंड हम लोगों के पास है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी भी कंपाउंड की, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का कितने यूनिट मास है, मतलब कितना मास जो है वो होता है, उसी को हम लोग फॉर्मूला यूनिट मास बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, कार्बन का जो मास होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 12 यूनिट्स रहता है। ऑक्सीजन का जो मास है वो हम लोगों के पास 16 यूनिट्स होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो कितना मास होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखो एक कार्बन प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक कार्बन का मास है 12 यूनिट्स और 2 ऑक्सीजन का मास कैसे निकलेगा, 2 × 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस ये हो जाएगा 32, विच इज इक्वल टू 44 यूनिट्स जो है वो हम लोगों के पास इसका मास जो है वो हो जाएगा। ऐसे देखो मैं आपको बता देता हूं, सल्फर का जो मास होता है वो 32 यूनिट्स है। हाइड्रोजन का जो मास है वो हमारे पास 1 यूनिट है। और आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा, तो यहां पे देखो बहुत सिंपल है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर से मिलकर बना है और 4 जो है ये ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 2 हाइड्रोजन से मतलब क्या है, 2 × 1 ये हो गया, सल्फर 1 है तो इसका मास हो गया 32 और ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का मास जो है वो हमारे पास 16 है, तो ये हो गया 2 + 32 + 16 4 जा 64। सॉल्व इसको करोगे तो हमारे पास 98 यूनिट्स जो है वो इसका मास हो जाएगा। एक और एग्जांपल के साथ जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। वाटर का एग्जांपल अगर आप ले लो तो H2O मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है।
2 हाइड्रोजन का मास 2 यूनिट्स, ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट्स, टोटल पानी का मास जो है वो हमारे पास क्या हो गया, 18 यूनिट्स हो गया। तो ये फॉर्मूला मास यूनिट्स जो है, फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो होता है। तो इसको बेसिकली कैसे निकाला जाता है, आपको जो भी एलिमेंट एटम उसके अंदर प्रेजेंट है उसका मास जो है वो ऐड करना है और वो कितने नंबर में है उस पर्टिकुलर से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहां पे ऑक्सीजन 4 थे तो 4 से ऑक्सीजन के मास को जो है वो मल्टीप्लाई करके हमने यहां पे 64 जो है वो लिख दिया, 64 लिख दिया। तो सबको बाद में जो है वो आपको ऐड कर देना है। इसी को फॉर्मूला यूनिट मास जो है वो हम लोग बोल देते हैं।